फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 191। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C191 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अध्याय पाठकों mark_campos_5123 और yum_1_5538 को इस उपन्यास को कई आइसकोला उपहार में देने के लिए समर्पित है। पाठकों mark_campos_5123 yam_1_5538 को बहुत बहुत धन्यवाद। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। डिंग, आपने एक मिड फेज 2 ऑर्डर म्यूटेंट फायर चींटी को मार दिया है। आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, आपने एक मिड फेज 1 ऑर्डर म्यूटेंट फायर चींटी को मार दिया है। आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, तुमने एक मिड फेज को मार दिया है। डिंग, आपके अनुभव अंक भविष्य में उपयोग के लिए सहेज लिए गए हैं। डिंग, सोल ब्लेज 84.3% तक पहुंच गया है। रॉनी के आदेश के साथ इथरियल सैनिक धीरे धीरे एसिड रेन से दूर जाने लगे। एसिड रेन बेहद खतरनाक थी, खासकर फोर्थ ऑर्डर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए। यहां तक कि फोर्थ ऑर्डर भी एसिड रेन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था। एक निश्चित बिंदु के बाद उनके शरीर भी जलने लगेंगे। एसिड रेन शुरू हुए 20 सेकंड भी नहीं हुए थे और सारी घास, पेड़, झाड़ियां और कीड़े जल गए थे। यहां तक कि उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों के मृत शरीर भी पिघलकर मिट्टी में मिल रहे थे। ये देखकर कि चींटियां उसकी अम्लीय वर्षा से भागने की कोशिश कर रही हैं, आदित्य ने बादलों को नियंत्रित किया और काले बादलों को हटाना शुरू कर दिया। डिंग, आपने एक मिड फेज 2 ऑर्डर म्यूटेंट फायर चींटी को मार दिया है। आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, आपने एक मिड फेज 1 ऑर्डर म्यूटेंट फायर चींटी को मार दिया है। आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, तुमने एक मिड फेज को मार दिया है। डिंग, आपके अनुभव अंक भविष्य में उपयोग के लिए सहेज लिए गए हैं। डिंग, सोल ब्लेज 100% तक पहुंच गया है। डिंग, सोल ब्लेज का निष्क्रिय प्रभाव शुरू हो गया है। 10 मिनट के लिए होस्ट के सभी आंकड़े 45% तक बढ़ जाएंगे। रोनन और रोनी दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। दोनों ने चौंककर आदित्य की तरफ देखा। दोनों ने साफ महसूस किया कि आदित्य की आभा तेजी से बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह तीसरे क्रम को तोड़ रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी शक्तियां मजबूत हो रही थीं, लेकिन उसकी साधना वैसी ही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फन 88 पर एक स्पिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। फन 88 पर एक स्पिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। मुझे इस अवस्था में इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग करना अच्छा लगता। चूंकि इन्फर्नो ओवरड्राइव और सोल ब्लेज दोनों ही ऐसे कौशल थे जो उसके आंकड़ों को बढ़ाते थे, आदित्य देखना चाहता था कि दोनों कौशलों को एक साथ इस्तेमाल करने पर वह कितना मजबूत बन सकता है। क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, बिजली कवच, तूफान उड़ान। मेरे पंखों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 5 मिनट से अधिक उड़ान भरने से मेरे पंखों की स्थिति और खराब हो जाएगी। जूलिया द्वारा उसके लिए बनाए गए पीक 3 स्टार की बदौलत आदित्य के ड्रैगन पंख धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। ऐसी स्थितियों में वह वास्तव में किसी प्रकार के उपचार प्रकार के कौशल की कामना करता था। दर्द बहुत कम हो गया था। आदित्य अब अपने जले हुए पंखों से होने वाले दर्द को मुश्किल से महसूस कर सकता है। चाचा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। रॉनी ने एक और सफ़ेद नोवा बुलेट म्यूटेंट फायर चींटियों के झुंड की ओर चलाई जो उसकी दिशा में हमला कर रहे थे। फिर उसने अपना ध्यान आदित्य की ओर लगाया। यह क्या है? मुझे अंकल और एल्डर रोनन की ज़रूरत है ताकि वे इथरियल सैनिकों की रक्षा के लिए एक मजबूत अवरोध बना सकें। क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ वह पूरी तरह से अराजकता होगी। ये कहते हुए आदित्य ने रॉनी के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने अपने पंख खोले और ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है मुझे पक्का पता नहीं है। अब तक करीब 1.5 से 2 मिलियन म्यूटेंट फायर चींटियां गिर चुकी हैं, जबकि हमारे कुछ घायल सैनिकों के अलावा इतने सैनिक नहीं मरे हैं। हमारी संख्या अभी भी 2 मिलियन से ऊपर है। रोनन ने रॉनी को एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी। इस बीच सम्राट ऊपर देख रहा था। वह काले बादलों के पार आदित्य को देखने की कोशिश कर रहा था। रानी के बारे में क्या तुम उसे ढूंढ पाए? रॉनी जल्द से जल्द म्यूटेंट फायर चींटी रानी को मारना चाहता था। रानी पूरी म्यूटेंट फायर चींटी सेना का दिमाग थी। रानी के बिना चींटियां जंगली जानवर बन जाएंगी। हाँ, मैं स्वर्गीय हेमलॉक 1 के आंतरिक क्षेत्र में एक मजबूत मध्य 5वें क्रम की उपस्थिति का पता लगाने में कामयाब रहा हूँ। रोनन एक संवेदी प्रकार का साधक था। कच्ची ताकत और क्रूर बल होने के अलावा वह एक संवेदी साधक भी था। एक सामान्य पीक 5वें क्रम के साधक के विपरीत, जिसकी इंद्रियां आंतरिक क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती, रोनन एक संवेदी प्रकार का साधक होने के नाते उसकी इंद्रियां आंतरिक क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से को कवर करने में सक्षम थीं। और स्वर्गीय हेमलॉक 1 पूरे इथरियल साम्राज्य से भी बड़ा था।
संवेदी साधक वे होते हैं जिनमें मन को महसूस करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। हर जीव के शरीर में मन होता है। प्रत्येक साधक के पास एक अद्वितीय सांकेतिक आभा होती है। प्रत्येक साधक बहुत कम मात्रा में मन छोड़ता है। आमतौर पर यह मात्रा इतनी कम होती है कि साधक को इसका एहसास भी नहीं होता। जब तक साधक शरीर में मन को दबाना पूरी तरह से नहीं सीख लेता या साधक अपनी आभा को छिपाने के लिए कुछ विशेष कलाकृतियों या रूनों का उपयोग नहीं करता, तब तक आभा को छिपाना असंभव है। रोनन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो एक संवेदी प्रकार का साधक है, वह 1 सेकंड के भीतर यह बता सकता है कि वे कितने दुश्मनों का सामना कर रहे थे, सभी आभाओं को पढ़कर जो वातावरण में मन के प्रवाह को बहुत कम बाधित कर रही थीं। मुझे लगता है कि रानी अपनी मांद में छिपी हुई है। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? रोनन पिछले कुछ समय से रानी पर नजर रख रहा है। अगर रानी भागने की कोशिश करती है तो वह महाद्वीप के अंत तक उसका पीछा करेगा और फिर उसे मार देगा। कुछ मिनट रुको, चलो एक अवरोध बनाते हैं। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आदित्य अब क्या करने जा रहा है। रानी पर नजर रखना सुनिश्चित करें। इस बीच ड्रैगन सम्राट ऊपर की ओर उड़ता रहा। वह अपनी पूरी गति से आगे बढ़ता रहा जो 2034 जोड़ तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही मिनटों में आदित्य 5000 मीटर से ऊपर था। ये तब तक जारी रहा जब तक वह लगभग 10,000 मीटर तक नहीं पहुंच गया, जो जमीन से 33,000 फीट ऊपर था। लाल ज्वाला पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फन 88 पर एक स्पिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। फन 88 पर एक स्पिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। लाल लपटों ने आदित्य के जले हुए पंखों को ढक लिया। हालांकि लाल लपटों ने आदित्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह पूरी तरह से ठीक था। आदित्य के पास वर्तमान में 6308 जोड़ मैना था, जो इन्फर्नो ओवरड्राइव सक्रिय होने के बाद उसे 45% की वृद्धि प्रदान करता है। इससे पहले आदित्य ने एसिड रेन बनाने के लिए 1500 जोड़ मैना का उपयोग किया था। अब वह अपने शेष बचे मैना के साथ क्रिम्सन का उपयोग करने जा रहा था। जैसे जैसे आदित्य ने अपने मन को लाल रंग की ज्वाला में लगाना शुरू किया, लाल रंग की ज्वाला हर जगह फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में लाल रंग की ज्वाला का आकार 1000 मीटर तक पहुंच गया और ज्वाला बिना रुके लगातार फैलती जा रही थी। आदित्य एक विशाल लाल रंग के गोले के केंद्र में था जो अब पूरे आकाश को निगलने की धमकी दे रहा था। प्रत्येक सेकंड जैसे जैसे लाल रंग की ज्वाला का आकार बढ़ता गया, आदित्य का चेहरा भी पीला होता गया। योजक चिन्ह, रहस्यमय एंजल फ्लैश। जमीन पर कोबी, जो इथरियल साम्राज्य का सबसे मजबूत कुलीन सैनिक था, ने अपने सबसे मजबूत हमलों में से एक का इस्तेमाल किया। कोबी एक भूत की तरह आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह 4 पीक चौथे क्रम के उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों के पीछे दिखाई दिया। चींटियां प्रतिक्रिया करने से पहले हीरे की चेन उसकी बाहों से निकल गई और उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों के चारों ओर लिपट गई। हीरे की जंजीरों ने चींटियों को हिलने से रोक दिया। मैं खुद को ठीक करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। स्वास्थ्य की कमी। अचानक हीरे की चेन हरे रंग में चमकने लगी। हरे रंग की ऊर्जा उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों के शरीर से निकलकर कोबी के शरीर में प्रवाहित होने लगी। छोटे छोटे घाव, खरोंच और उसके दाहिने कंधे पर 1 मीटर लंबा घाव, सभी तेजी से ठीक होने लगे। कोबी, मुझे भी कुछ उपचार की आवश्यकता है। कोबी ने अपनी दाईं ओर देखा। उसके दाईं ओर उसका एक सबसे अच्छा दोस्त इसहाक खड़ा था। इसहाक भी एक शक्तिशाली पीक 4 ऑर्डर कल्टीवेटर था, लेकिन वह कभी भी युद्ध में कोबी को हराने में सक्षम नहीं था, मुख्य रूप से कोबी के पास मौजूद कष्टप्रद हीरे की जंजीरों की वजह से। तुम मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो। कोबी को अपने दोस्त के शरीर पर कोई गंभीर घाव नहीं दिखाई दिया। भाई, मुझे अंदरूनी चोटें लगी हैं। अगर तुम मुझे अपने स्तन छूने दोगे तो मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाएंगे। कोबी ने आंखें घुमाईं। सच में, अगर तुम्हें मजाक करने का समय मिल जाए तो जाओ और उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों को मारते रहो। कोबी ने फिर इसहाक को नजरअंदाज कर दिया। कोबी, ऊपर देखो। कोबी ने ये सोचकर ऊपर नहीं देखा कि इसहाक फिर से उसके साथ मजाक कर रहा है। इसहाक, यह मजाक करने की जगह नहीं है। तुम्हें, मैं गंभीर हूँ बेवकूफ। बस ऊपर देखो। जैसे ही कोबी ने अपना सिर उठाया, वह जो शब्द इसहाक से कहने वाला था वे उसके गले में ही अटक गए और उसकी आंखें बाहर की ओर उभर आईं। उसकी पुतलियां जोर से कांपने लगीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या बदतमीजी है। रोनन और रॉनी को यह जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा कि आदित्य ने उन्हें अवरोध बनाने के लिए क्यों कहा था। काले बादल दूर हो गए, जिससे एक विशाल लाल सूरज सबके ऊपर उतर आया। हर सैनिक और उत्परिवर्ती अग्नि चींटी ने लड़ना बंद कर दिया और आसमान की ओर देखने लगे। कुछ सैनिकों को लगने लगा कि यह दुनिया का अंत है। न्याय का दिन आ गया था। लाल रंग के गोले का आकार इस दुनिया से बाहर था। इस विशाल चीज को देखकर रोनन, पीक 5वें क्रम के साधक, जो इस महाद्वीप के सबसे ऊपर खड़े थे, को भी लगा कि उनका गला सूख गया है। क्या वह हमें मारने की कोशिश कर रहा है या क्या? इस लाल रंग के गोले का आकार पहले ही 10,000 मीटर के निशान को पार कर चुका था। ये चीज इतनी विशाल थी कि वेस्टर्निया के मध्य क्षेत्र में रहने वाला हर कोई इस लाल सूरज को उतरते हुए देख सकता था। जो कोई भी इस विशाल चीज को देखता था वह डर जाता था। कहीं दूर एलिसिया, नोआ, नोरा और सिल्वी, वे सभी अभी अभी स्वर्गीय हेमलॉक वन से बाहर निकले थे।
अब जब हम स्वर्गीय हेमलॉक जंगल से बाहर आ गए हैं, सिल्वी, कृपया राजकुमार नूह और राजकुमारी एलिसिया दोनों को वापस राजधानी में ले जाओ। मैं इस युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। इथेरियल साम्राज्य के एक बुजुर्ग के रूप में शुरुआती 5वें क्रम के सक्कुबस इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे। मैं भी युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। अगले सम्राट के रूप में नूह कभी भी युद्ध से भागना नहीं चाहता था। वह अपने पिता के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। सिल्वी, तुम तीनों जा सकती हो। मैं अकेले ही राजधानी वापस जा सकती हूँ। एलिसिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसे लगा कि किसी कारण से सूरज बहुत तेज चमक रहा है। जब धन की देवी ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा तो एक पल के लिए उसका दिमाग रुक गया और वह बस लाल विशालकाय सूरज को देखती रही जो नीचे उतर रहा था। नूह, सिल्वी और नोरा की भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद चारों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। ये कमीना, क्या वह पूरी इथेरियल आर्मी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है या क्या? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फन 88 पर एक स्पिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। फन 88 पर एक स्पिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88 संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 192। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C192। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोनन, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। मुश्किल समय में मुश्किल उपायों की ज़रूरत होती है। अगर कोई कुछ नहीं करता है तो यह विशाल लाल गोला सभी को खत्म कर सकता है। मैं पहले से ही इस पर काम कर रहा हूँ। रोनन ने अपना सारा मैना एक विशाल अवरोध बनाने में लगाने से पहले एक जोरदार दहाड़ लगाई जिसने म्यूटेंट फायर चींटियों को इथेरियल सैनिकों से अलग कर दिया। रोनी ने रोनन का अनुसरण किया और अवरोध की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपना सारा बचा हुआ मैना लगाया। अपने महामहिम का अनुसरण करते हुए सभी इथेरियल सैनिकों ने एक एक करके अवरोध में अपना मैना डालना शुरू कर दिया, जिससे पारदर्शी अवरोध हर सेकंड के साथ और अधिक मजबूत होता गया। कुछ उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उत्परिवर्ती अग्नि चींटियां खुद को हिलने में असमर्थ पाती हैं क्योंकि रोनन अपनी साधना का उपयोग करके उन पर दबाव डाल रहा था। रोनी भी यही कर रहा था। रोनन, रोनी और अन्य कुलीन सैनिकों के संयुक्त प्रयास ने सभी शेष 4 क्रम उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों को मारने में कामयाबी हासिल की थी। जहां तक 4 क्रम उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों की बात है जो जीवित रहने में कामयाब रहीं, वे चींटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं और एक शीर्ष 5 क्रम के दबाव में वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थीं। अवरोध 10,000 मीटर से ज्यादा फैला हुआ था। इसने उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों और इथेरियल सैनिकों को अलग कर दिया। 2 मिलियन सैनिकों ने अपने आरक्षित मान को डालना शुरू कर दिया, जिससे मान अवरोध और भी मजबूत और सख्त हो गया। कुछ सेकंड बाद 10,000 मीटर से ज्यादा बड़ा विशाल लाल सूरज जमीन से टकराने से सिर्फ 1,000 मीटर दूर था। 1,000 मीटर की दूरी से भी भले ही इथेरियल सैनिक वर्तमान में गुंबदनुमा संरचना जैसी पारदर्शी बाधा से सुरक्षित थे, फिर भी वे क्रिम्सन लपटों की भयानक गर्मी को महसूस करने में सक्षम थे। 10,000 मीटर से ज्यादा बड़े क्रिम्सन ऑर्ब से निकलने वाली गर्मी की वजह से जंगल में रहने वाले सभी पौधे, पेड़, कीड़े और कुछ बचे हुए जानवर गर्मी से तुरंत मर गए। हमला होने से पहले ही सभी एक ऑर्डर म्यूटेंट फायर चींटियां गर्मी का सामना करने में असमर्थ होकर मर गईं, जबकि दूसरे ऑर्डर और तीसरे ऑर्डर म्यूटेंट फायर चींटियां मुश्किल से प्रतिरोध कर पा रही थीं। एक और सेकंड बाद म्यूटेंट फायर चींटियों के शव क्रिम्सन लॉ के संपर्क में आए बिना ही जलने लगे। स्वर्गीय हेमलॉक जंगल के बाहरी क्षेत्र का तापमान एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। सिर्फ क्रिम्सन ओब जमीन से सिर्फ 500 मीटर ऊपर था। ओब से आने वाली तेज रोशनी ने रोनन और रोनी के अलावा लगभग सभी को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। और अंततः इसका प्रभाव हुआ। बूम! जैसे ही इतने बड़े हमले ने जमीन पर असर डाला, पूरा केंद्रीय महाद्वीप हिलने लगा। उस समय इथेरियल साम्राज्य के हर नागरिक ने एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। उस दिन कहा गया था कि आसमान लाल रंग से रंगा गया था। ये वह दिन था जब 10,000 से ज्यादा उत्परिवर्ती अग्नि चींटियां मर गई थीं। सिर्फ मरी ही नहीं, बल्कि उनके शरीर राख में बदल गए थे। साम्राज्य को हिला देने वाले विस्फोट के साथ हर जगह एक बहुत बड़ी शॉकवेव फैल गई। शॉकवेव इतनी भयानक थी कि इसने सचमुच अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ या प्राणी को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि शॉकवेव 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली थी। स्वर्गीय हेमलॉक जंगल का पूरा बाहरी क्षेत्र नष्ट हो गया था। हमले ने स्वर्गीय हेमलॉक जंगल के अंदरूनी क्षेत्र में एक बड़ी जंगल की आग शुरू कर दी थी। योजक चिन्ह एलिसिया का दृष्टिकोण अंडरस्कोर। वह क्या कर रहा है? क्या वह सभी को मारने की कोशिश कर रहा है? इस समय मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। यह विशाल हमला इथेरियल साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यहाँ तक कि एक शुरुआती या मध्य चरण 5वें क्रम का साधक भी इतने बड़े पैमाने पर हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा।
पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा यह कोई साधारण प्रकार का ज्वाला हमला नहीं था। इन ज्वालाओं को क्रिम्सन ज्वाला कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक ज्वालाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि क्रिम्सन ज्वाला आत्माओं को भी जला सकती है। मुझे नहीं पता कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ। मेरा मानना है कि आदित्य एक लापरवाह व्यक्ति नहीं है। एलिसिया ने देखा कि सिल्वी एक ऊर्जा बुलबुला बना रही थी जिसने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। और आखिरकार ऐसा हुआ। विशाल लाल रंग का गोला खून जमा देने वाली आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरा। विस्फोट की आवाज़ सुनते ही मुझे लगा कि मेरा दिल धड़कना बंद हो गया है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। आदित्य का ऐसा कुछ कर पाना वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि पिताजी को कुछ ना हो। एलिसिया ने मन ही मन प्रार्थना की। जैसे ही लाल रंग का गोला ज़मीन पर गिरा, हवा में मशरूम के बादल की एक बड़ी लपट उठी। लपटों वाले मशरूम बादल के बाद हर दिशा में एक बहुत बड़ी शॉकवेव फैल गई। कुछ ही सेकंड में शॉकवेव उनके सामने थी। जैसे ही शॉकवेव उन पर पड़ने वाली थी, एलिसिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धमाका। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपने सामने की ज़मीन को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी जगह पर आ गई हो। उसके सामने सब कुछ बदल गया था। हरियाली और ऊंचे पेड़ों का कोई निशान नहीं था। वह सब कुछ जो पहले स्वर्गीय हेमलॉक जंगल की सुंदरता और संरचना का वर्णन करता था, कुछ और ही हो गया था। इससे एलिसिया को आश्चर्य हुआ कि आज के बाद इस जगह को जंगल कहा जाएगा या कुछ और। पूरे इलाके में काला धुआं छाया हुआ था जिससे एलिसिया कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रही थी। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वह गहरी सदमे में अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह जलकर काली हो गई थी। ज्वालामुखी की राख हवा में हर जगह फैली हुई थी। मैंने अभी क्या देखा? एलिसिया सक्कुबस के शब्दों से पूरी तरह सहमत थी। हालांकि एलिसिया उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके शब्दों ने एलिसिया की वर्तमान भावनाओं को सबसे अच्छे से व्यक्त किया। शायद ये नर्क की झलक हो सकती है, नूह ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। पाव का अंत अंडरस्कोर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जगह जहां पहले जमीन खून से रंगी हुई थी, वह जगह जहां पहले इथरियल सैनिकों और उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों की लाशें पड़ी थीं, और वह जगह जो पहले एक हरा भरा जंगल हुआ करता था, अब कुछ और ही हो गया था। इस हमले ने इस जमीन पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया है जिसे लोग 500 साल बाद भी नहीं भूल पाएंगे। भविष्य में ये जगह किंवदंतियों और मिथकों की जगह बन जाएगी। इस समय स्वर्गीय हेमलॉक वन का लगभग आधा आकाश राख और काले धुएं से ढका हुआ था। बाहरी क्षेत्र जहां युद्ध लड़ा जा रहा था, अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे गहरा गड्ढा था। गड्ढे के बीच में लंबे नीले बालों वाला एक सुंदर युवक पीला चेहरा लिए जमीन पर बैठा था और तेज सांसें ले रहा था, मानो जितना संभव हो सके उतनी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा हो। युवक ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है। उसका चेहरा और शरीर पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का सारा खून रंगहीन होकर सफ़ेद हो गया है। अभी ड्रैगन सम्राट इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ब्लैक हॉट होने के बाद ये पहली बार था जब आदित्य ने अपने विशाल मैना रिजर्व का पूरी तरह से उपयोग किया था। बेस लेवल पर पीक 5वें ऑर्डर कल्टीवेटर की तुलना में आदित्य का मैना रिजर्व 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा था। इस हमले में उसने जितना मैना इस्तेमाल किया था वह वाकई बहुत ज़्यादा था। इस समय आदित्य के दिमाग में टूटी हुई अलार्म घड़ी की तरह सिस्टम लगातार बज रहा था। यह उन लाखों म्यूटेंट फायर चींटियों का रिकॉर्ड था जिन्हें ड्रैगन सम्राट ने अभी अभी मारा था। दूसरी तरफ 10,000 मीटर से ज़्यादा बड़ा गुंबदनुमा अवरोध सैकड़ों या हज़ारों दरारों से भर गया था। रोनन और रॉनी दोनों के चेहरे काफ़ी पीले दिख रहे थे। दोनों ने अपना सारा मैना इस्तेमाल कर लिया था। कई उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमले की शॉकवेव ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। अब उत्परिवर्ती अग्नि चींटी से बची एकमात्र चींटी रानी ही थी। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। उसी समय कहीं भीतरी क्षेत्र में एक भूमिगत कक्ष में एक आदमी था जो स्वर्गीय हेमलॉक वन में प्रवेश कर चुका था और रोनन को उसका पता नहीं चला था। इस आदमी के पास एक कलाकृति थी जिससे वह अपनी आभा को ढक सकता था, जिससे किसी के लिए भी उसे महसूस करना असंभव हो जाता था। उस आदमी के लंबे सफ़ेद बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उस आदमी की पीठ पर 2 सफ़ेद पंख थे जिससे लोगों को लगता था कि वह कोई देवदूत है। अपने सफ़ेद बालों के समान और उसकी अलौकिक सुंदरता को बढ़ाते हुए उस आदमी ने सफ़ेद युकाटा पहना हुआ था। अभी वह आदमी स्कारलेट को घूर रहा था। वर्तमान उत्परिवर्ती अग्नि चींटी रानी उस आदमी के सामने एक भिखारी की तरह लग रही थी। रानी का अंगरक्षक उससे 10 मीटर दूर मृत पड़ा था। भले ही रानी सोने से बने सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उस आदमी के सामने वह एक डरी हुई चींटी की तरह लग रही थी। रानी के चारों ओर का महान और ठंडा आभा कहीं नहीं दिख रहा था। हेलो स्कारलेट, कैसी हो? स्कारलेट जवाब नहीं दे सकी क्योंकि उसका शरीर कांप रहा था। वह डर की वजह से नहीं, बल्कि गुस्से की वजह से कांप रही थी। अपने बच्चों की मौत ने उसे गुस्से से भर दिया था। क्योंकि आपने और संगठन ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया है। अब सभी मर चुके हैं। म्यूटेंट फायर चींटियों की कॉलोनी को इस आकार तक बढ़ाने में रानी को लगभग 1 दशक की कड़ी मेहनत लगी थी। 10 साल की मेहनत 5 मिनट से भी कम समय में बर्बाद हो गई।
मैं समझ गया। अचानक उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान बदल गई। इससे पहले कि म्यूटेंट अग्नि चींटी रानी कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने पाया कि एक तलवार उसके दिल में घुस गई है। खांसी। क्यों? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 193। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C193। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं समझ गया। अचानक उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान बदल गई। इससे पहले कि म्यूटेंट अग्नि चींटी रानी कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने पाया कि एक तलवार उसके दिल में घुस गई है। स्कारलेट ने अविश्वास और अत्यधिक सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जय उसे धोखा देगा। खांसी। स्कारलेट खांस कर बोली। उसने जय को अफसोस और दुख के मिले जुले भाव से देखा। जिस व्यक्ति पर स्कारलेट ने भरोसा किया था, उसने उसे धोखा क्यों दिया? क्यों? लाल रक्त उसकी छाती से निकलकर उसकी जांघों और फिर जमीन पर गिर गया। हर सेकंड स्कारलेट अपना स्वास्थ्य खोती जा रही थी। वह केवल इसलिए इतने समय तक जीवित रही क्योंकि एक मध्य 5वें क्रम की साधक के रूप में उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक था। अपनी मृत्यु के समय वह जानना चाहती थी कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा क्यों दिया। वह जानना चाहती थी कि संगठन ने उसे क्यों धोखा दिया। जे मुस्कुराया और फिर स्कारलेट के दाहिने गाल को धीरे से सहलाया। उसे इस तरह देखते देख उसके दिल में और भी दर्द और पछतावा भर गया। संगठन हमेशा से ही आपको धोखा देने की योजना बनाता था। आप हमारे लिए एक आवरण मात्र थे। आपकी वजह से ही हम योजना का पहला चरण पूरा कर पाए। सच कहूं तो स्कारलेट, मुझे हमेशा से इस बात से नफरत थी कि तुम एक म्यूटेंट फायर चींटी थी। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं और मैं भी तुमसे प्यार करता, लेकिन एक म्यूटेंट फायर चींटी से प्यार करने का विचार, जिसके लाखों बच्चे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना ज्यादा स्कारलेट सुनती, उसकी आंखों से उतने ही ज्यादा आंसू बहते। जे के हर शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। इस आदमी ने एक बार उसे अपनी बाहों में भर लिया था और कहा था कि वह उससे प्यार करता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। स्कारलेट को आज भी वह दिन याद है जब जे ने उससे ये शब्द कहे थे। इन शब्दों ने उसके दिल को गर्म कर दिया था। वह दिन उसके पूरे जीवन के सबसे खुशी भरे दिनों में से एक था। हमने कभी नहीं सोचा था कि कीमिया की देवी का पति यहाँ आएगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी डरावनी शक्ति होगी। ये सोचना कि वह सिर्फ एक हमले में आपके 10 लाख से ज्यादा बच्चों को नष्ट करने में कामयाब हो गया, वाकई डरावना है। आदित्य के आने से संगठन को अपनी पूरी योजना बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने कभी भी संगठन के साथ विश्वासघात करने जैसा कुछ नहीं किया। मुझे जो भी आदेश दिए गए, मैंने उन्हें पूरा किया। तो फिर क्यों? जे ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हमने तुमसे सिर्फ इसलिए संपर्क किया क्योंकि तुम जाति के मामले में बहुत अच्छी हो। तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा से ही ब्लैक टूम लीग के लिए तोप का चारा बनने के लिए बने थे। मान लीजिए कि अगर आप इथरियल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध जीत भी गए होते, तो थोड़े समय के बाद आपके पास एक बार फिर से भोजन खत्म हो जाता। उस समय आपके पास भोजन हासिल करने के लिए दूसरे साम्राज्यों पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। संगठन ने पहले ही आप और आपके बच्चों में अरबों सोने के सिक्के निवेश किए हैं। क्या आपको एहसास है कि यह राशि कितनी बेतुकी है? यह अब और नहीं चल सकता। अब जब आप और आपके बच्चे अपना काम कर चुके हैं, तो आप हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्कारलेट ने कड़वी मुस्कान दिखाए। शुरू से ही वह कठपुतली थी। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मारने आया हूं। इसका एक और कारण यह है कि तुम ब्लैक टूम लीग के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे यकीन है कि ब्लैक टूम लीग द्वारा धोखा दिए जाने के कारण गुस्से में तुमने ये जानकारी इथरियल साम्राज्य को लीक करने की कोशिश की होगी। मैं समझ गया। अगर स्कारलेट में ताकत होती तो वह जे को अपने साथ मार देती। अगर उसे मरना ही है तो वह जे को अपने साथ ले जा सकती है। स्कारलेट की कड़वाहट और उदासी से भरी मुस्कान को अनदेखा करते हुए जय ने आगे कहा, बूढ़े आदमी एशले की मौत हमारे लिए सदमे की एक बड़ी लहर थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़े आदमी को कोई ऐसा व्यक्ति मार देगा जो 5वें क्रम का साधक भी नहीं है। वह मेरे लिए एक गुरु की तरह था। उसने मुझे भाला चलाना सिखाया था। ये तथ्य कि मैं अपने गुरु को नहीं बचा सका, गुस्से में मेरा खून खौल रहा है। जय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगर संगठन ने उसे नहीं रोका होता तो जय आदित्य को मार डालता। एशले के साथ लड़ाई के बाद आदित्य अपनी सबसे कमजोरी पर था। जय उस समय उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन ब्लैक टूम की लीग की योजनाएं अलग थीं। जय के पास खुद को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अपने नेता के आदेश का पालन नहीं करता तो उस पर आने वाली नारकीय यातना के बारे में सोचकर ही वह डर से कांप उठता था। ये दुखद है कि मेरे शिक्षक कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। उनकी इच्छा अधूरी रह गई।
उनके छात्र के रूप में मैं अपने शिक्षक के मार्ग पर चलना सुनिश्चित करूंगा और जो उन्होंने और संगठन ने शुरू किया है उसे पूरा करूंगा। फिर जे ने अपना ध्यान स्कारलेट पर लगाया जिसका चेहरा अब पीला पड़ गया था। स्कारलेट भारी सांस ले रही थी। कुछ ही सेकंड में वह मर जाएगी। जे आगे झुका और अपना चेहरा स्कारलेट के करीब ले आया। भूतपूर्व उत्परिवर्ती अग्नि चींटी रानी ने कमजोरी से उस आदमी को देखा जिससे उसने कभी प्यार करना सीखा था। स्कारलेट की आंखों में उदासी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। चिंता मत करो हनी, मैं तुम्हारा नाम भी याद रखूंगा। ये कम से कम इतना तो मैं उस व्यक्ति का सम्मान करने के लिए कर सकता हूं जो हमारा तोप का चारा बन गया था। स्कारलेट, इससे पहले कि तुम हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। जय ने स्वर्ण सिंहासन के पीछे देखा। स्वर्ण सिंहासन के पीछे जो खजाना था वह गायब हो चुका था। पहले उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों ने सिंहासन के पीछे जो भी खजाना रखा था वह सब अब चला गया था। हनी, सारे खजाने कहाँ हैं? जय के इस मिशन को लेने का तीसरा कारण यह था कि वह म्यूटेंट फायर चींटी रानी का सारा खजाना अपने लिए चाहता था। खास तौर पर वे स्पिरिट स्टोन जिन्हें स्कारलेट ने हेवनली हेमलॉक जंगल में पाया था, जय को अपनी साधना को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यद्यपि जय का स्वर बहुत नर्म और आरामदायक था, फिर भी वह स्कारलेट द्वारा एकत्रित किए गए खजाने के प्रति अपने लालच को छिपा नहीं सका। हफ हफ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्कारलेट ने जवाब में जय को हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भी समय आएगा। मैं नरक में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कर्म वास्तविक है और वह तुम्हारा पीछा करते हुए आएगा। ये शब्द सुनकर और स्कारलेट के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान देखकर जे के चेहरे पर कोमल मुस्कान तुरंत गुस्से वाले चेहरे में बदल गई। एक सेकंड भी इंतजार किए बिना जे ने अपनी दाहिनी मुट्ठी से स्कारलेट के चेहरे पर मुक्का मारा। टकराना, तुम कुतिया। जे यही नहीं रुका। स्कारलेट की नाक और मुंह से बह रहे खून की परवाह किए बिना उसने उसे 6 बार और घूंसे मारे। स्कारलेट के चेहरे पर 7वीं बार मुक्का मारने के बाद जे आखिरकार शांत हो गया। उसके पों स्कारलेट के खून से सने हुए थे। जे ने स्कारलेट के चेहरे को देखा जो अब पहचानने लायक नहीं रह गया था। उसके चेहरे की हड्डियां टूट चुकी थीं और उसका चेहरा इस समय खून से लथपथ था। सुंदरता के मामले में स्कारलेट पूरे वेस्टर्निया महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि स्कारलेट एक खूबसूरत महिला थी। जे के दूसरे मुक्का के बाद स्कारलेट ने उसी व्यक्ति द्वारा मुक्का खाकर अपनी अंतिम सांस ली जिसे वह प्यार करती थी। स्कारलेट भी बिल्कुल मासूम नहीं थी। भूख और उसकी परिस्थिति ने उसे अपने पूरे जीवन में कई बुरे काम करने पर मजबूर कर दिया था। उसके आदेश की वजह से ही 1.5 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। स्कारलेट और उसकी चींटी सेना ने व्यावहारिक रूप से स्वर्गीय हेमलॉक जंगल से हर एक उत्परिवर्ती जानवर और सामान्य जानवर और हर दूसरी खाने योग्य चीज को मिटा दिया था। लीग ऑफ द ब्लैक टूम के आदेश का पालन करते हुए म्यूटेंट फायर चींटी रानी ने पिछले कुछ सालों में कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। यहाँ तक कि जब उसे सिर्फ 4 साल के बच्चे को मारने का आदेश दिया गया तब भी स्कारलेट ने कोई हिचकिचाहट या कोई दया नहीं दिखाई। सांस, कम से कम मेरा मिशन तो पूरा हो गया। जे ने स्कारलेट की लाश को आखिरी बार देखते हुए आह भरी और फिर पीछे मुड़ा क्योंकि उसे लगा कि कोई इस जगह पर आ रहा है। जे को सख्त आदेश दिया गया था कि वह किसी के सामने खुद को उजागर न करे। उसे मारने से पहले मुझे कम से कम एक बार उसके साथ सोना चाहिए था। ये शब्द जय ने बुदबुदाते हुए कहे जब वह स्वर्गीय हेमलॉक जंगल से बाहर उड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जय को रानी की मान से निकले हुए 1 मिनट भी नहीं बीता था कि आदित्य म्यूटेंट फायर चींटियों के अड्डे पर आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद आदित्य को कुछ लाख चींटियों के अंडे मिले। इन अंडों को देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य ने उन्हें जला दिया क्योंकि वह म्यूटेंट फायर चींटियों से निपटते निपटते थक चुका था और अब और म्यूटेंट फायर चींटियों से निपटना नहीं चाहता था। 5 मिनट और चलने के बाद आदित्य अंततः केंद्र पर पहुंच गया जहां उसे एक महिला स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई मिली। आपसे मिलकर खुशी हुई आदित्य। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस उपन्यास में 7 नंबर खास है। 7 देवियां हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 भूसे हैं। आदित्य ने 7 शुरुआती 5वें क्रम के उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों को मार डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 194। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C194। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अध्याय पाठकों चेओस मास्टर ट्रस्ट _ _5010 और याम _ _5538 को इस उपन्यास को कई आइस कोला उपहार में देने के लिए समर्पित है। पाठकों चेओस मास्टर ट्रस्ट _ _5010 और याम _ _5538 को बहुत बहुत धन्यवाद।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आप जानते हैं कि मुझे स्कारलेट के लिए बुरा लग रहा है। जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है तो उसका चेहरा कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करके ही मुझे हंसी आ जाती है। अभी काले लबादे और हुड पहने 4 लोगों का एक समूह राजधानी के अंदर था। स्कारलेट तो बस एक बेवकूफ़ थी। वह अपनी जगह को समझने में विफल रही और उसने सोचा कि वह हमारे संगठन की एक आंतरिक सदस्य बन गई है। संगठन हमेशा इसी तरह काम करता आया है और इसी तरह काम करेगा। आगे चल रहे छोटे कद के व्यक्ति ने जवाब दिया। लोग लीग ऑफ ब्लैक टूम के सदस्यों को घूरने से खुद को नहीं रोक पाए। लोग खास तौर पर उन्हें लबादे में चलते और अपने चेहरे को हुड में छिपाते देखकर आकर्षित हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम शहर में प्रवेश करने के लिए लाइनों में क्यों खड़े थे, जबकि हम शहर की रक्षा को तोड़कर राजधानी में प्रवेश कर सकते थे। एक लंबा, मांसल आदमी अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार लेकर शिकायत कर रहा था। बेवकूफ़, क्या तुम हिंसा के अलावा कुछ और जानते हो? लंबे, बलिष्ठ आदमी के बगल में चल रही लड़की ने उसका मजाक उड़ाया। क्या कहा आपने? बस हो गया, ये निर्णय हमारे नेता ने लिया है। आंतरिक समूह के सदस्यों के रूप में हमें नेता के आदेशों का पालन करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे वह संगठन का एक अन्य आंतरिक समूह सदस्य भी था। उस व्यक्ति के कान योगिनी जैसे थे और उसकी बाईं आंख पर एक निशान था। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनना चाहता जो रोज हाई हिल्स शहर छोड़ने के लिए अपने मालिक को मारने में भी संकोच नहीं करता। ये टॉमी नाम का एक बड़ा, ताकतवर आदमी था जिसने ये शब्द कहे थे। टॉमी, तुम अपना बकवास मुंह बंद रखो, वरना मुझे तुम्हारी जान यहीं खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्धोक टॉमी कांप उठा जब उसे खुद नेता ने सीधे तौर पर धमकी दी। टॉमी जानता था कि अगर नेता चाहे तो वह अकेले ही यहाँ सभी को मार सकता है। संगठन का हर मुख्य सदस्य राक्षसी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इवान, तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये वही इवान था जिससे आदित्य और एलिसिया रोज हाई हिल्स शहर में मिले थे। इवान रोज परिवार की तीसरी बेटी कायरा का नौकर और मक्खन था। मैंने कायरा को मार डाला क्योंकि उसके पिता ही मेरे माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार थे। इवान ने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया। बकवास, क्या तुम इससे बेहतर झूठ नहीं बोल सकते? लूसी बार्न्स, वह महिला जो कुछ देर पहले टॉमी से बहस कर रही थी, ने इवान को तिरस्कार से देखा। इवान ने कोई जवाब नहीं दिया। इवान का अपना कारण बताने का कोई इरादा नहीं था। सामने चल रहा छोटा कद का व्यक्ति अपनी आंखों के कोने से इवान को देख रहा था। दूसरों को शायद कारण पता न हो, लेकिन वह जानता था कि इवान ने अपने मालिक कायरा को क्यों मारा था। एक दिन पहले कायरा को किसी तरह इवान का वह रहस्य पता चल गया था जिसे उसने सालों तक अपने मालिक से छुपाया था। कायरा गुस्से में था और उसका दिल भी टूट गया था। कायरा इवान से भिड़ने गया। कायरा का मुंह बंद रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इस बारे में न जान पाए, इवान के पास कायरा को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। मैं अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इवान ने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। जब टॉमी ने अपने मालिक के बारे में बात की थी तो इवान को कायरा का मुस्कुराता हुआ दयालु चेहरा याद आ गया। ये कायरा ही थी जिसने उसे एक नया जीवन दिया था और फिर भी वही था जिसने उसका जीवन समाप्त कर दिया। हालांकि इवान कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसका दिल अपने किए पर पछतावे और अपराधबोध से भरा हुआ था। इवान के पास कोई विकल्प नहीं था। अपने मालिक के व्यक्तित्व को जानते हुए कायरा ने निश्चित रूप से इवान को संगठन छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की होगी। इवान के लिए संगठन को छोड़ना अपने माता पिता का बदला लेने के सपने को छोड़ने के समान होगा। वैसे जय कहाँ है? मुझे लगा कि वह हमारे साथ आने वाला था। इवान ने जय के बारे में पूछकर सबका ध्यान दूसरी बात पर केंद्रित करने की कोशिश की। इवान पहले भी जय से कई बार मिल चुका था। किसी को स्कारलेट को चुप कराना था, इसलिए मैंने जय को ये काम करने के लिए भेजा। छोटे कद के उस आदमी ने जवाब दिया जिसका नाम साइमन लॉर्ड था। मुझे लगता है कि आपको ये काम किसी और को भेज देना चाहिए था। जय को हमेशा स्कारलेट से प्यार था। वह हमें धोखा भी दे सकता था। इवान जानता था कि स्कारलेट और जय काफ़ी करीब थे। दोनों अक्सर साथ घूमते थे और डेट पर भी जाते थे। तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जय को स्कारलेट के करीब जाने का आदेश दिया था। स्कारलेट हमारी योजना के लिए एक महत्वपूर्ण मोहरा थी, इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उस पर नज़र रखे और उसे शक में न डाले। जय इस काम के लिए एकदम सही व्यक्ति था। जब साइमन ने जय के बारे में बात की तो लूसी के चेहरे पर घृणा का भाव दिखाई दिया। सौभाग्य से उसके चेहरे को ढंके हुड की वजह से किसी ने उसके हाव भाव नहीं देखे। लूसी को जय पसंद नहीं था। वह किसी देवदूत होने का दिखावा करता था, लेकिन असल में वह शैतान का पुनर्जन्म था। दिन के समय जय एक चर्च में काम करता और अनाथ बच्चों की मदद करता, लेकिन रात के समय वह लड़कियों के साथ अकल्पनीय हरकतें करता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर जय इस संगठन से संबंधित नहीं होता तो लूसी ने पहले ही इस घटिया इंसान को मार डाला होता।
सालों से लूसी कोर सदस्यों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वे जय को खुद पर नियंत्रण रखने के लिए चेतावनी दे, लेकिन कोर सदस्यों ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि जय क्या कर रहा था। लीग ऑफ ब्लैक टूम के हर सदस्य को वह सब करने की अनुमति थी जो वे करना चाहते थे। अगर कोई मिशन या महत्वपूर्ण काम होता तो सदस्यों को बुलाया जाता। संगठन में बाहरी सदस्यों, आंतरिक सदस्यों और कोर सदस्यों की अलग अलग भूमिकाएं थीं। लूसी, टॉमी और इवान, मेरी बातें ध्यान से सुनो। इथरियल साम्राज्य का संरक्षक वर्तमान में उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों से लड़ रहा है। इसका मतलब है कि अब राजधानी में कोई भी 5वें क्रम का व्यक्ति नहीं बचा है। हमारी योजना उस वस्तु को लेने और यहाँ से निकल जाने की है। इसलिए कोई अनावश्यक हत्या या परेशानी नहीं। मैं और इवान इथरियल साम्राज्य के खजाने में प्रवेश करेंगे, जबकि तुम दोनों बाहर रहकर खजाने की रखवाली करोगे। अगर किसी मामले में हमारी गणना से कुछ गलत हो जाता है तो टेलीपोर्टेशन ऑर्ब का उपयोग करें और भाग जाएं। अगर हम में से कोई पकड़ा जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। हाँ, यदि लीग ऑफ ब्लैक टूम का कोई सदस्य पकड़ा जाता है तो वह सदस्य संगठन के बारे में जानकारी लीक होने से बचाने के लिए आत्महत्या कर लेगा। भले ही आंतरिक सदस्य जानकारी लीक करना चाहें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक आंतरिक और मुख्य सदस्य एक अनुबंध से बंधा हुआ है जो उन्हें लीग ऑफ ब्लैक टूम के बारे में कुछ भी बात करने या बोलने से रोकता है। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। अचानक सड़क पर चल रहे 4 लोग गायब हो गए। 10 सेकंड से भी कम समय में टॉमी, लूसी, इवान और साइमन चारों ही शाही महल के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। बिना किसी को पता लगे वे चारों आसानी से खजाने के सामने पहुंच गए, जिसकी सुरक्षा 2 पीक 4 ऑर्डर कल्टीवेटर कर रहे थे। टॉमी चुपचाप 2 पीक 4 ऑर्डर गार्डों के पीछे आ गया और उनकी गर्दन तोड़ दी, जिससे वे तुरंत मारे गए। अब आप खजाने में प्रवेश कर सकते हैं। अभी नहीं, खजाने की सुरक्षा एक शुरुआती ग्रेड 5 सितारा कलाकृति द्वारा की जाती है। इन रक्षकों के पास शुरुआती ग्रेड 5 सितारा कलाकृति को निष्क्रिय करने की कुंजी है। इवान जांचता है कि क्या आपको कोई स्टार के आकार की वस्तु मिलती है। इवान ने अपना सिर हिलाया और फिर गार्डों के शवों की जांच करने लगा। कुछ सेकंड तक देखने के बाद इवान ने 2 काले और सफ़ेद तारे के आकार की धातु की वस्तुएं निकालीं। इवान ने फिर मन को संक्रमित करके मुट्ठी के आकार की दोनों तारे के आकार की वस्तुओं को सक्रिय किया। जैसे ही 2 तारे के आकार की वस्तुएं चमकने लगी, साइमन ने इवान को संकेत दिया कि वह तारे के आकार की एक वस्तु उसे दे दे। तारे के आकार की वस्तुओं के साथ वे दोनों सुरक्षित रूप से बिना किसी हमले के खजाने में प्रवेश कर गए। खजाने का अंदरूनी हिस्सा सोने, कीमती धातुओं, कलाकृतियों, गोलियों, औषधियों, जादुई फलों, हथियारों, कवच, शाही सोने के सिक्कों, मन पत्थरों आदि से भरा हुआ था। न तो इवान और न ही साइमन को इसमें कोई दिलचस्पी थी। ब्लैक बॉक्स की तलाश करो। इवान और साइमन दोनों ने ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर की खोज के बाद इवान को वह मिल गया। ब्लैक बॉक्स शाही सोने के सिक्कों के नीचे दबा हुआ था। मुझे वह मिल गया। साइमन ने सिर हिलाया। चलो चलें, हमारा काम पूरा हो गया है। लीग ऑफ ब्लैक टूम के 4-5वें क्रम के साधक शाही महल से निकल गए और फिर विटिफ्रॉस्ट शहर से बिना किसी की नज़र में आए निकल गए। शाही महल में किसी को भी खजाने के पहरेदारों की मौत का पता तब तक नहीं चला जब तक कि कुछ सैनिकों ने उन्हें ज़मीन पर मृत पड़े नहीं देखा। प्रधानमंत्री को बुलाओ। जैसे ही यह पता चला कि राजकोष रक्षक मारे गए हैं, प्रधानमंत्री ने शाही महल और विटिफ्रॉस्ट शहर को बंद कर दिया। किसी को भी बिना अनुमति के शाही महल या शहर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन एरे को भी रोक दिया गया था। अगली सूचना तक किसी को भी राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 195। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C195। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अध्याय विशेष रूप से पाठक जेको 323 को समर्पित है, जिन्होंने इस उपन्यास को 15,000 सिक्कों के मूल्य वाले गोल्डन गचापोन उपहार में दिए हैं। पाठक जेको 323 को बहुत बहुत धन्यवाद। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। 5 मिनट और चलने के बाद आदित्य अंततः केंद्र पर पहुंच गया, जहां उसे एक महिला स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई मिली। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आदित्य। आदित्य ने सोने से बने सिंहासन पर बैठी महिला को देखा। महिला के लंबे सुंदर लाल बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। महिला का चेहरा एक देवदूत जैसा था। उसके चेहरे की सबसे आकर्षक चीज उसकी दाहिनी आंख के ठीक नीचे स्थित तिल था। महिला की पुतलियां हल्के लाल रंग की थीं। उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच थी।
महिला ने पूरे शरीर पर गहरे लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था जो उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जिससे उसके शरीर के उभार स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मुझे यकीन है कि अब तक आप मेरी पहचान का अनुमान लगा चुके होंगे। मेरा नाम स्कारलेट है। मैं म्यूटेंट फायर चींटी रानी हूँ। सिंहासन पर बैठी खूबसूरत महिला को देखते हुए आदित्य ने भौहें सिकुड़ी। आकर्षण के मामले में वह जूलिया और एलिसिया से नहीं हारेगी। आदित्य ने पहले जिन ह्यूमनॉइड म्यूटेंट फायर चींटियों को मारा है, उनके विपरीत चींटी रानी 100% मानव जैसी दिखती थी। आदित्य को इस बात से परेशानी हुई कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह रानी की आभा को समझ नहीं पाया। उसके शरीर से कोई भी मन नहीं निकल रहा था, जिससे उसे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। म्यूटेंट फायर चींटी रानी की बातें सुनकर आदित्य अचानक अपनी उलझन से बाहर आ गया। स्कारलेट के चेहरे पर नज़र डालते हुए आदित्य ने एक कड़वी मुस्कान देखी। उसकी आंखें दुख और पछतावे से भरी थीं। मुझे यकीन है कि तुम मेरे शरीर से मैना का कोई निशान महसूस नहीं कर सकते। इसका कारण है स्नैप। जब स्कारलेट ने अपनी उंगली चटकाई तो सिंहासन कक्ष में सब कुछ बदलने लगा। आदित्य चौंक कर एक कदम पीछे हट गया क्योंकि उसने देखा कि सुनहरे सिंहासन पर लाल खून से रंगा हुआ था। आदित्य जो पहले देख रहा था वह कुछ और नहीं बल्कि एक भ्रम था जिसे रानी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके निर्मित किया था। आदित्य ने एक बार फिर चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, एक औरत की लाश को देखकर जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आदित्य के चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखकर रानी ने उसे समझाने का फैसला किया। जो तुम देख रहे हो वो मेरी लाश है। तुम्हारे यहाँ आने से 1 मिनट पहले ही मुझे उसी व्यक्ति ने मार डाला था जिससे मैं कभी प्यार करती थी और जिससे शादी करना चाहती थी। अभी स्कारलेट का शरीर सुनहरे सिंहासन के ठीक ऊपर तैर रहा था जो अब खून से लाल हो चुका था। रानी के शरीर से अभी भी खून बह रहा था। तो फिर तुम अभी तक कैसे जीवित हो? आदित्य को एक पल के लिए संदेह हुआ कि क्या रानी सचमुच मर गई है या क्या। रानी भ्रम पैदा करने में कितनी माहिर है। सांस पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं मर चुकी हूँ। जो तुम अभी देख रहे हो वह मेरी आत्मा का बचा हुआ हिस्सा है। गौर से देखने पर आदित्य ने पाया कि रानी का शरीर वाकई थोड़ा पारदर्शी हो रहा था। हर बीतते सेकंड के साथ यह पारदर्शिता बढ़ती जा रही थी। हर जादुई जानवर जन्म लेने के बाद उस वर्ग और उस जादुई जानवर की जाति से संबंधित एक अद्वितीय वर्ग और अद्वितीय कौशल प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे म्यूटेंट चींटी रानी वर्ग मिला। मेरा वर्ग विभिन्न अद्वितीय कौशल के साथ आया था। मेरे कौशल में से एक है अपनी आत्मा का उपयोग करके लंबे समय तक जीवित क्षेत्र में रहने की क्षमता। इस समय मैं आपसे बात करने और भ्रम जादू का उपयोग करने के लिए अपनी आत्मा को ऊर्जा के रूप में जला रहा हूँ। मुझे डर है कि 1 मिनट से भी कम समय में मेरी आत्मा की शक्ति समाप्त हो जाएगी और उस समय मेरी आत्मा इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आदित्य ने समझदारी से सिर हिलाया। आदित्य, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने और मेरे बच्चों ने इथरियल साम्राज्य के साथ जो कुछ किया है उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी नफरत उन लोगों के लिए मेरी नफरत के सामने कुछ भी नहीं है। आदित्य ने उसके शब्दों का अंतिम भाग सुनकर फिर भौहें सिकुड़ी। कौन लोग? यह एक बड़ा संगठन था जो इस ग्रह पर हर एक महाद्वीप और साम्राज्य में फैला हुआ था। वे खुद को लीग ऑफ ब्लैक टूम कहते हैं। आदित्य की सांसें रुक गईं, जबकि संगठन का नाम सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ गईं। ब्लैक टूम की लीग ने नेपोका किंगडम, डीप सी पैलेस एम्पायर, नाइलैंड किंगडम और अन्य 14 छोटे राज्यों को आपस में मिलाकर स्टारिन किंगडम पर हमला करने के लिए प्रेरित करके स्टारिन साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश की थी। जब से उसने संगठन का नाम जाना है तब से वह गुप्त रूप से इस संगठन के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका नाम जानने और 7 समुद्रों का ताज लेने के संगठन के मकसद के अलावा उसे इस संगठन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्कारलेट ने आदित्य की प्रतिक्रिया देखी। उसके हैरान और गुस्से भरे चेहरे के आधार पर उसे यकीन था कि आदित्य का संगठन के साथ कुछ पुराना इतिहास रहा होगा। जैसा कि मैं कह रहा था, लीग ऑफ ब्लैक टॉम्स किसी ऐसी चीज़ की तलाश में है जिसे इथरियल एम्पायर के खजाने में रखा जा रहा है। यह एक ऐसी वस्तु थी जो उनकी योजनाओं को दूसरे चरण में ले जाने वाली थी। हालांकि मैं इस वस्तु के बारे में कुछ भी जानने में विफल रहा। मुझे केवल इतना पता है कि यह वस्तु किसी तरह की कुंजी है। चूंकि मैं एक बाहरी सदस्य था, इसलिए मुझे पूरे मिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। शिट, आदित्य को पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। जबकि पूरी इथरियल सेना म्यूटेंट फायर चींटी से लड़ रही थी, राजधानी असुरक्षित रह गई थी। लीग ऑफ ब्लैक टूम के आंतरिक समूह के सदस्यों के लिए राजधानी में प्रवेश करना और उस चाबी को लेना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहली योजना स्टारिन साम्राज्य पर हमला करने और फिर युद्ध शुरू करने की थी, जबकि आंतरिक समूह के सदस्य खजाने के अंदर घुस जाते और चाबी ले लेते। लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने ब्लैक टूम के लीग को अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध शुरू करने के बजाय ये तय किया गया कि तुम, एलिसिया और नूह को पकड़ लिया जाएगा। यही कारण था कि एशले पागलों की तरह आदित्य और अन्य लोगों की तलाश कर रही थी। आदित्य को आखिरकार कहानी की पूरी तस्वीर मिल गई थी। लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। अब तक स्कारलेट का पूरा शरीर पारदर्शी हो चुका था। उसका फिगर धुंधला होता जा रहा था।
रुको, मेरे पास और भी सवाल हैं जो मैं तुमसे ब्लैक टूम के मकबरे के बारे में पूछना चाहता हूँ। आदित्य के पास ढेर सारे सवाल थे। जब तक आदित्य को ब्लैक टूम के लीग के बारे में और जानकारी मिलती रहेगी, वह खुद को और अपने साम्राज्य को इस संगठन के लिए तैयार कर सकता है। चिंता मत करो, मैंने ब्लैक लीग के मकबरे के बारे में जो कुछ भी जानता था उसे एक डायरी में लिख दिया है। उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों ने वर्षों से जो भी खजाने एकत्र किए हैं, आप वह सब कुछ एक भंडारण रिंग में पा सकते हैं जिसे मैंने इस सुनहरे सिंहासन के ठीक नीचे छिपा दिया है। आदित्य, मैं तुम्हें अपने सारे खजाने इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ब्लैक टूम लीग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरी मरते समय की मांग को पूरा करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मेरे सारे खजाने को संगठन को नष्ट करने के इनाम के रूप में समझो। कृपया मेरे लिए जय नामक व्यक्ति को मारना सुनिश्चित करो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए स्कारलेट की ओर सिर हिलाया। मेरे संगठन के साथ कुछ पुराने मतभेद भी हैं, मैं उन्हें खत्म करना सुनिश्चित करूंगा। स्कारलेट ने खुश मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद। अगर संभव हुआ तो अगले जन्म में मैं एक इंसान के रूप में जन्म लेना चाहूंगा, न कि एक उत्परिवर्ती अग्नि चींटी के रूप में। ये शब्द आदित्य के कानों में मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों से उन्हें सुनने में कामयाब रहा। अगले ही पल रानी की पूरी आत्मा टूटने लगी। दरारें उसके पूरे शरीर में फैल गईं। रानी ने आदित्य की तरफ एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा, क्योंकि उसकी आत्मा लाखों टुकड़ों में बिखरने लगी थी। फिर वे टुकड़े हवा में गायब हो गए। तो यह म्यूटेंट फायर चींटी का अंत है। स्कारलेट के मृत शरीर को देखकर आदित्य को पता चल गया कि रानी को किसी ऐसे व्यक्ति ने बेरहमी से मार डाला होगा जिसे वह जानती थी। उसे मारने वाला व्यक्ति जय ही होगा, क्योंकि रानी ने उसका नाम स्पष्ट रूप से बताया था। मैं तुम्हें दफना तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी और मरते समय की मांग पूरी करूंगा। आदित्य ने अपनी लाल लपटों को बुलाया। उसकी निगरानी में लाल लपटों ने रानी के पूरे शरीर को जलाकर राख कर दिया। जैसे ही उसका शरीर जला, सोने का सिंहासन भी पिघलने लगा, मानो इस जंगल पर उत्परिवर्ती अग्नि चींटी रानी के शासन का अंत हो गया हो। अगले 5 मिनट तक आदित्य अपनी जगह से हिला नहीं। वह चुपचाप खड़ा रहा और आधे पिघले हुए स्वर्ण सिंहासन को देखता रहा। न जाने क्यों आदित्य रानी की उदासी को महसूस कर सकता था। अंतिम क्षण में उसे जो पछतावा हुआ था वह आदित्य के मन में उभर रहा था। आखिर में सब कुछ ब्याज के बारे में है। आदित्य स्वर्ण सिंहासन के पास गया। वह स्वर्ण सिंहासन को हिलाकर एक काले रंग की स्टोरेज रिंग खोजने में कामयाब रहा। आदित्य ने स्टोरेज रिंग को अपनी बाईं तर्जनी उंगली पर पहना। फिर उसने स्टोरेज रिंग के अंदर की वस्तुओं की जांच करने के लिए अपने मन का थोड़ा सा हिस्सा अंदर डाला। वह अमीर है। आदित्य को यकीन ही नहीं हुआ कि रानी की अंगूठी में कितनी सारी चीजें हैं। जगह के मामले में रानी की अंगूठी में आदित्य की अंगूठी से ज्यादा जगह थी। रानी की अंगूठी इतनी बड़ी थी कि उसमें एक पूरा द्वीप समा सकता था और फिर भी उसमें जगह होती। सांस, वह बहुत अमीर थी। आदित्य ने अनुमान लगाया कि इस स्टोरेज रिंग का मूल्य 100 बिलियन सोने के सिक्कों से अधिक होगा। स्टोरेज रिंग में लगभग 25 टन शुद्ध सोना, 30 टन चांदी और लगभग 100 टन अपरिष्कृत लोहा था। आदित्य को सबसे ज्यादा आश्चर्य और उत्तेजना 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की उपस्थिति से हुई। इससे पहले आदित्य को एशले की स्टोरेज रिंग से केवल एक स्पिरिट स्टोन मिला था, लेकिन रानी के पास 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। कोई आश्चर्य नहीं कि रानी के पास इतनी सारी 5वीं श्रेणी की उत्परिवर्ती अग्नि चींटियां क्यों थीं। धातुओं के अलावा स्टोरेज रिंग में लगभग 1 टन मैना स्टोन भी थे। 1 टन सोलर स्टोन का उपयोग रात के दौरान निवासियों को रोशनी देने के लिए मशाल या मोमबत्ती के रूप में किया जाता है। स्टोरेज रिंग में 10,000 से ज्यादा हथियार और कवच भी थे। स्टोरेज रिंग के अंदर कई तरह के दुर्लभ जादुई फल भी थे। इन दुर्लभ जादुई फलों के कई तरह के प्रभाव थे। कुछ जादुई फल तो साधक के मैना रिजर्व को भी बढ़ा सकते हैं। दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश जादुई फल 2 स्टार और 1 स्टार हैं। केवल 100 जादुई फल 3 स्टार हैं। इन 3 स्टार जादुई फलों का लाभ प्राप्त करने के लिए इनका सेवन केवल तृतीय श्रेणी के साधकों द्वारा ही किया जा सकता है। स्टोरेज रिंग से आदित्य ने एक 3 स्टार जादुई फल निकाला। फल एक सेब जैसा दिख रहा था। आम सेब के विपरीत जो लाल रंग का होता है, ये सेब गहरे बैंगनी रंग में चमक रहा था। जब आदित्य ने इसे पकड़ा तो उसे इस सेब के अंदर थोड़ी मात्रा में शुद्ध मन का भंडार महसूस हुआ। बैंगनी जादुई सेब, रैंक 3 स्टार। विवरण: एक अनोखा प्रकार का जादुई फल जो केवल स्वर्गीय हेमलॉक 1 और डार्क वुडलैंड 1 में पाया जा सकता है। बैंगनी जादुई सेब केवल उन क्षेत्रों में उग सकता है जो मैना से समृद्ध हैं और जिनका तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस और 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। बैंगनी जादुई सेब के पेड़ों को बैंगनी जादुई सेब उगाने में 25 साल लगते हैं। बैंगनी जादुई सेब को 3 सितारा जादुई फल बनने में लगभग 300 साल लगते हैं। फंक्शन 1: बैंगनी जादू सेब का सेवन केवल तीसरे क्रम के साधक ही कर सकते हैं। एक बार जादू फल का सेवन करने के बाद उपयोगकर्ता का मैना रिजर्व 100 जोड़ बढ़ जाएगा। यदि साधक सफलता बिंदु के पास है तो बैंगनी जादू सेब का सेवन करने से उपयोगकर्ता को सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। नोट: बैंगनी जादू सेब फल का प्रभाव एक बार काम करेगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।
चलो देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। जैसे ही आदित्य ने सेब को काटा, उसके मुंह में एक मीठा और भरपूर स्वाद आया। आदित्य ने इस एहसास का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आज तक आदित्य ने इससे ज़्यादा स्वादिष्ट सेब कभी नहीं खाया। निस्संदेह यह आदित्य द्वारा अपने पूरे जीवन में खाया गया सबसे अच्छा फल है। डिंग, उपयोगकर्ता का मन 100 जोड़ बढ़ गया है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 196। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C196। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। जैसे ही आदित्य ने सेब को काटा, उसके मुंह में एक मीठा और भरपूर स्वाद आया। आदित्य ने इस एहसास का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आज तक आदित्य ने इससे ज़्यादा स्वादिष्ट सेब कभी नहीं खाया। निस्संदेह यह आदित्य द्वारा अपने पूरे जीवन में खाया गया सबसे अच्छा फल है। डिंग, उपयोगकर्ता का मन 100 जोड़ बढ़ गया है। तो मेरा मन भी 100 जोड़ बढ़ गया है। वर्तमान में आदित्य के कुल आधार मान आंकड़े 4001 जोड़ तक पहुंच गए थे। चलो देखते हैं कि मैं इस स्टोरेज रिंग में और क्या क्या ढूंढ सकता हूं। स्टोरेज रिंग बहुत बड़ी थी। 1 मिनट तक देखने के बाद आदित्य की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। ये 11 नोटबुक थी जिन्हें एक साथ रखा गया था। ड्रैगन सम्राट का ध्यान इन नोटबुक के कवर पर लिखे शब्दों पर गया। नोटबुक पर लिखे शब्द रून थे। ये रून बहुत जटिल थे। आदित्य भी मुश्किल से कुछ समझ पा रहा था, लेकिन आदित्य जो समझ पाया उससे उसे समझ में आ गया कि ये 11 नोटबुक नोट्स हैं जो आदित्य को 4 स्टार रून मास्टर बनने में मदद कर सकते हैं। अपने खाली समय में मुझे इन रूनों का अध्ययन करना चाहिए। रून पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे घातक हथियारों में से एक थे। ये जादुई भाषा का एक उन्नत रूप था जिसमें इस दुनिया के प्राकृतिक नियमों को भी मोड़ने की शक्ति थी। हालांकि इस उम्र में रून बहुत दुर्लभ हो गया था। वह ज्ञान जिसने कभी एक रनमास्टर को आसानी से 4 स्टार या 5 स्टार रनमास्टर बनने में मदद की थी, अब कई महाद्वीपों से खो गया है। वास्तव में एकमात्र स्थान जहां आदित्य संभवतः 4 सितारा या उससे अधिक सितारा रनमास्टर पा सकता है, वह मुख्य महाद्वीप है। जहां तक 6 सितारा या 7 सितारा रनमास्टरों की बात है, आदित्य को संदेह है कि क्या इस दुनिया में उस उच्च स्टार का कोई रनमास्टर बचा है। दरअसल जब से आदित्य को बूढ़े पिशाच ने प्रशिक्षित किया है, आदित्य में अपने ज्ञान को और भी बढ़ाने की एक अतिरिक्त भूख विकसित हो गई है। पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली रनमास्टर बनने की इच्छा आदित्य के दिल में पैदा हुई थी। अब तक आदित्य को वास्तव में अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका कभी नहीं मिला है। वह डाइंग आइल महाद्वीप पर लौटने के बाद एलिसिया से इस मामले में मदद मांगने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत उस पर मेहरबान है। उसे 4 स्टार रनमास्टर के पिछले नोट्स मिल गए। मुझे अपने ड्रैगन महल के निर्माण के लिए निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, सोना, लोहा और चांदी की आवश्यकता होगी। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने माना स्टोन और सोलर स्टोन का आधा हिस्सा देने का फैसला किया। साथ ही सभी 2 स्टार और 1 स्टार मैजिक फ्रूट और हथियार और कवच भी दे दो। चूंकि आदित्य को वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं है। भूत के आक्रमण के दौरान आदित्य अपने सैनिकों के लिए पर्याप्त कवच और हथियार लाने में कामयाब रहा था। अभी पसीलो अपने पूर्व स्व के लिए उन कवच और हथियारों की मरम्मत कर रहा था। 103 सितारा जादुई फलों के अलावा आदित्य को वास्तव में 1 सितारा और 2 सितारा जादुई फलों की ज़रूरत नहीं थी, चूंकि उसका दिव्य क्रिम्सन ड्रैगन वंश ज़्यादा प्रभावी है। साथ ही इस बड़ी लड़ाई के बाद इथरियल साम्राज्य को अपनी सैन्य शक्ति में बड़ा नुकसान हुआ। 94 कुलीन सैनिकों और एक शुरुआती 5वें क्रम के बुजुर्ग की मौत ने इथरियल साम्राज्य की शक्तियों को कम कर दिया होगा। इथरियल को अभी अपनी पूर्व सैन्य शक्ति का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, अन्यथा इस बात की बहुत संभावना है कि पड़ोसी साम्राज्य इस अवसर का लाभ उठाकर इथरियल साम्राज्य पर हमला कर सकता है। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी, मैंने तो लगभग यही सोचा था कि मैं निश्चित रूप से मर चुका हूं। मजाक नहीं यार, मैंने अपने परिवार को भी मन ही मन अंतिम अलविदा कह दिया। वह बहुत खतरनाक था। हाँ, अगर महामहिम और सर रोनान ने हमारी रक्षा नहीं की होती तो हम मर चुके होते। रोनन, क्या तुम ठीक हो? इस समय रोनी और रोनन दोनों हवा में बैठे थे। उन दोनों के चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए थे। दोनों 5वें क्रम के साधकों ने सभी की रक्षा करने के लिए पहले ही अपने मन का अत्यधिक उपयोग कर लिया था। रोनन, वह बच्चा कहाँ है? हालांकि रोनी खुश था कि वह और उसके सैनिक इस लड़ाई से बचने में सक्षम थे, जिसका मतलब था कि उनकी तरफ से हताहतों की संख्या बहुत कम थी, लगभग नगण्य। इस हमले ने लगभग सभी की जान ले ली। रोनी की राय में यह बहुत लापरवाही थी। रोनी को लगा कि उसे आदित्य के साथ इस बारे में अच्छी तरह से बात करने की ज़रूरत है कि उसने क्या किया है। महाराज, मैंने आदित्य को उत्परिवर्ती अग्नि चींटी रानी का स्थान बता दिया है।
चूंकि मैं अब रानी की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आदित्य ने उसे पहले ही मार दिया है। रानी के स्थान के बारे में आदित्य को बताने के बाद रोनन ने अपनी इंद्रियों का विस्तार करने के लिए मैना का उपयोग करना बंद कर दिया। इथरियल साम्राज्य का संरक्षक पहले से ही मैना से बाहर था। यदि वह खुद को आगे बढ़ाता रहा तो उसे कुछ स्थायी चोटें लग सकती हैं और उसकी खेती को भी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा रोनन, क्या तुम्हें कोई उत्परिवर्ती अग्नि चींटी महसूस हो रही है? रॉनी को वास्तव में उम्मीद थी कि यह हमला, जो लगभग उसके और 2 मिलियन सैनिकों के जीवन की कीमत पर हुआ था, हर उत्परिवर्ती अग्नि चींटी के अस्तित्व को समाप्त कर देगा, ताकि इथरियल साम्राज्य अंततः आराम कर सके और अपनी खोई हुई सैन्य शक्तियों को पुनः प्राप्त कर सके। रोनन भी रोनी की तरह यही चाहता था। रोनन के लंबे जीवन में यह पहली बार था जब जादुई जानवरों ने उनके साम्राज्य को इतना नुकसान पहुंचाया था। अगर संभव हो तो वह अपने बचे हुए पूरे जीवन में जादुई जानवरों का एक और बड़ा आक्रमण नहीं देखना चाहता था। महाराज, मुझे कोई उत्परिवर्ती अग्नि चींटी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि सभी उत्परिवर्ती अग्नि चींटियां मारी जा चुकी हैं। साथ ही अब जब रानी मारी जा चुकी है तो अगर 1 या 2 उत्परिवर्ती अग्नि चींटियां भागने में सफल भी हो जाती हैं तो उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों के फैलने का खतरा पूरी तरह से टल गया है। रॉनी ने राहत की सांस ली। म्यूटेंट फायर चींटियों से जुड़ा पूरा मामला रॉनी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। जब से एलीट सैनिकों की मौत हुई है, रॉनी ठीक से आराम नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी नींद और आराम करने की इच्छा खो दी हो। उसकी प्राथमिकता सभी म्यूटेंट फायर चींटियों को मारना था। यह अच्छा है। रोनी ने फिर अपना सिर कोबी की ओर घुमाया जो उनके नीचे बैठा था। हीरे की जंजीरें जो खून से सनी हुई थीं उसके चारों ओर पड़ी थीं। कोबी इतना थक गया था कि अगर संभव होता तो वह यहीं सो जाता। इस लड़ाई में उसने न केवल अपनी सीमाओं को पार किया था बल्कि अवरोध को मजबूत बनाने के लिए अपने मन का भी अधिक उपयोग किया था। कोबी, 10 मिनट के ब्रेक के बाद सभी सैनिकों को इथरियल साम्राज्य में लौटने के लिए तैयार होने का आदेश दें। मैं और रोनन पहले निकलेंगे। चूंकि खतरे से निपटा जा चुका है, इसलिए रोनी और रोनन राजधानी में वापस लौटना चाहते थे जिसे उन्होंने असुरक्षित छोड़ दिया था। आमतौर पर रोनन का कर्तव्य हमेशा राजधानी में रहना और किसी भी घुसपैठिए को विटिफ्रॉस्ट शहर में प्रवेश करने से रोकना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 10 मिनट के बाद आदित्य की मुलाकात स्वर्गीय हेमलॉक जंगल के बाहर रोनी और रोनन से हुई। रोनी के पास कुछ सवाल थे जो वह आदित्य से चींटी रानी के बारे में पूछना चाहता था। यही वजह है कि साम्राज्य राजधानी लौटने के बजाय आदित्य का इंतजार कर रहा था। आदित्य, मुझे इस बात का पूरा विस्तृत विवरण चाहिए कि क्या हुआ। रोनी म्यूटेंट फायर चींटी रानी के बारे में और जानना चाहता था। इस तरह की घटना वास्तव में वेस्टर्निया के इतिहास में या इथरियल साम्राज्य के लंबे इतिहास में कभी नहीं हुई है। रोनी इस घटना का हर विवरण रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि भविष्य में ऐसा कुछ होने की स्थिति में उसे पता चल सके। अंकल, मेरे पास कुछ खबर है जो शायद आपको पसंद न आए। आदित्य की बातें सुनकर रोनन और रोनी दोनों ने भौहें सिकुड़ी और फिर एक दूसरे की ओर देखा। हमें बताओ क्या हुआ, रोनी ने बहुत गंभीर स्वर में पूछा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन रहा है, आदित्य ने रोनी और रोनन को ब्लैक टूम लीग के बारे में बताने का फैसला किया। अंकल, जो कुछ भी हुआ वह कुछ रहस्यमय लोगों द्वारा हेरफेर किया गया था। क्या? रोनी और रोनन दोनों ही आदित्य की बातें सुनकर स्तब्ध थे। आदित्य की बातें उन पर वज्रपात की तरह पड़ी थीं। इस पूरे समय सोचने पर यह सब किसी की योजना थी। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वे खुद को ब्लैक टूम लीग कहते हैं। अंकल, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन एल्डरटेट इस संगठन का हिस्सा थे। आदित्य की बातें सुनकर रोनी का पूरा शरीर कांप उठा। उसे एल्डरटेट की सबके सामने हुई मौत पर कुछ संदेह था। अब उसे समझ में आया कि टेट की मौत क्यों हुई। उसे आदित्य ने मारा था। टेट जानबूझकर हमें स्वर्गीय हेमलॉक जंगल के अंदर ले गया। जब हम अनगिनत उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों से घिरे थे तो टेट ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। टेट के अलावा संगठन में कई अन्य सदस्य भी हैं। मैं 2 अन्य सदस्यों के नाम जानता हूं जो स्कारलेट हैं, जो उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों की रानी है और संगठन के आदेश का पालन कर रही थी, और दूसरी है एश्ले, वही पीक 5वें क्रम की कल्टीवेटर जिसने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया और हमें टेलीपोर्टेशन ऑर्ब का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। पूरी कहानी में सबसे गड़बड़ बात यह है कि इससे पहले कि मैं उत्परिवर्ती अग्नि चींटी रानी तक पहुंच पाऊं, उसे जय नामक एक अन्य सदस्य ने मार डाला और मेरे होश में आए बिना ही छोड़ दिया। मैं उसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर सका। अभी रोनी और रोनन स्तब्ध अवस्था में हैं। आदित्य ने जो कुछ भी कहा था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। ये सोचना कि कोई छिपा हुआ संगठन इतना शक्तिशाली था कि उसमें 20 शुरुआती 5वें क्रम के साधकों के साथ उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों की एक पूरी सेना खड़ी कर सकता था। और अब सबसे बुरी खबर आई है। इस पूरे समय संगठन इथरियल साम्राज्य के खजाने के अंदर मौजूद किसी चीज की तलाश में था। उन्होंने कहा कि वह चीज एक चाबी थी। आदित्य की बातें सुनकर रोनी अब अपनी आभा को और अधिक नियंत्रण में नहीं रख सका। हम राजधानी वापस जा रहे हैं। आदित्य और रोनन का इंतजार किए बिना ही रोनी ने रोज हाई हिल्स शहर की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया था, जहां से वह टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके सीधे राजधानी वापस लौट सकता था। रोनन चुपचाप रोनी के पीछे पीछे चला गया। इस बीच
आदित्य पूरी तरह से जानता था कि बहुत देर हो चुकी है। जल्दबाजी करने के बजाय आदित्य ने अपना समय लेना चाहा। उसका मान लगभग समाप्त हो चुका था। इस स्थिति में उसके लिए रोनन और रॉनी के साथ बने रहना असंभव था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 197। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C197। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम ठीक हो? धन की देवी एलिसिया ने उसके पूरे शरीर की जांच करते हुए पूछा। तुम्हारा क्या विचार है? आदित्य ने पूछा। राजकुमारी, पूछने के बजाय आपको बस उसके कपड़े उतारकर उसके पूरे शरीर का निरीक्षण करना चाहिए। आदित्य की ठंडी निगाह ने शुरुआती 5वें क्रम के सक्कुबस का मुंह बंद कर दिया। एलिसिया ने नोरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय एक और पीक 5 स्टार हीलिंग पिल निकाली जो उसके पिता ने उसे दी थी। ये लो। जैसे ही आदित्य ने पिल अपने मुंह में डाली, एक बार फिर आदित्य के शरीर के चारों ओर एक हरा आभा फैल गया। हरा आभा उसके घावों को भरने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय में आदित्य के सभी घाव, उसकी दाहिनी आंख के स्थायी नुकसान को छोड़कर बाकी सब ठीक हो गए थे। आदित्य को ठीक होते देख एलिसिया और सिल्वी ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि आपके ठीक होने की गति को धीमा करने वाले विदेशी पदार्थ का असर अब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी दाहिनी आंख ठीक क्यों नहीं हो रही है। सिल्वी जानती थी कि आदित्य की दाहिनी आंख के बिना उसकी लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। आदित्य की क्षमताएं सीमित हो जाएंगी। इन 2 दिनों में मैं काफ़ी हद तक इसकी आदत डाल चुका हूँ। पहले तो सिर्फ एक आंख का इस्तेमाल करना असुविधाजनक था, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। आदित्य ने आदित्य की दाहिनी आंख को देखा जिस पर एक निशान था। किसी कारण से एलिसिया को लगा कि यह निशान आदित्य को अधिक परिपक्व और गंभीर दिखा रहा है। हालांकि इस चोट ने उसके सुंदर और सौम्य चेहरे को नुकसान पहुंचाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह कहाँ है? अभी आदित्य, एलिसिया, सिल्वी और नोरा चारों रोज हाई हिल्स शहर की ओर वापस जा रहे थे। नूह इथरियल साम्राज्य की सेना के साथ राजधानी में वापस आ गया था। आदित्य ने एलिसिया, सिल्वी और नोरा को ब्लैक टूम लीग के बारे में नहीं बताया। आदित्य ने इंतजार करने और एलिसिया को बाद में इसके बारे में बताने का फैसला किया। एलिसिया अपने व्यापारिक संबंधों का उपयोग करके आदित्य को ब्लैक टूम लीग के बारे में ज्यादा जानने में मदद कर सकती है, जो मुख्य महाद्वीप को छोड़कर लगभग हर महाद्वीप में फैले हुए हैं। वैसे एलिसिया, 10 दिनों में नूह की शादी हो जाएगी, है न? आदित्य ने स्पष्टीकरण के लिए एलिसिया की ओर देखा। शादी? एलिसिया ने उसे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। एलिसिया ने आदित्य को माफ़ी मांगने वाली नज़र से देखा और फिर समझाया। ये तय हुआ था कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड या अपने होने वाले मंगेतर के साथ घर लौटूंगी, तो मेरा भाई आधिकारिक तौर पर अपनी मंगेतर से शादी करेगा और इथरियल साम्राज्य का अगला सम्राट बनेगा। पहले शादी 1 महीने बाद होनी थी, लेकिन किसी कारण से मेरे माता पिता ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। मुझे घर लौटने से 1 दिन पहले ही यह खबर मिली। मेरे हाथ में बाकी सभी चीज़ें होने की वजह से मैं आपको इसके बारे में बताना भूल गई। चाचा पद छोड़ रहे हैं। रॉनी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटा लग रहा था। आदित्य को लगा कि रॉनी को अगले 1 या 2 दशक तक सम्राट बने रहना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आदित्य की राय है। अगर रॉनी ने पहले ही नूह को सम्राट बनाने का फैसला कर लिया है, तो आदित्य को इस मामले में कुछ नहीं कहना है। वह नूह को अपना समर्थन दिखाएगा और हर संभव तरीके से उसकी मदद करेगा। पिता ने कहा कि वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। सम्राट बनने के बाद उन्हें साधना के लिए बहुत कम समय मिला। वास्तव में महामहिम साधना के मामले में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सम्राट बनने से पहले ही महामहिम पहले से ही शुरुआती 5वें क्रम तक पहुंच चुके थे, लेकिन सम्राट बनने के बाद उनकी साधना की गति धीमी हो गई है। जब नोरा ने रॉनी के बारे में बात की, तो आदित्य और अन्य लोग नोरा की आंखों में चमकते सुनहरे सितारे देख पाए। शरारती सक्कुबस ने रोनी के बारे में बात करते समय एक उत्साहित बच्चे की तरह व्यवहार किया। ऐसा लग रहा था जैसे नोरा रॉनी को अपना आदर्श मानती हो। वैसे नूह की मंगेतर कौन है? आदित्य हमेशा से यह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसे कभी भी पूछने का उचित समय या स्थान नहीं मिला। वह एड्रेनिया राजवंश की पहली राजकुमारी है जो मध्य क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर स्थित है। उसका नाम लिली कोलिन्स है। सिल्वी की लिली से पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह लड़की बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सौम्य स्वभाव की महिला है। वह एक आदर्श पत्नी है जिसे कोई भी पुरुष चाह सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देखिए, जब नोआह लगभग 10 साल का था तो उसे एड्रेनिया डायनेस्टी में पढ़ने के लिए भेजा गया था। अपने अंतिम वर्षों में 15 या शायद 16 साल की उम्र में नोआह की मुलाकात युवा लिली से हुई, जो नोआह के साथ उसी अकादमी में पढ़ती थी। ये सब एक गलतफहमी से शुरू हुआ।
उस दिन कहा गया कि नोआह नाराज था क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया था। एक छोटी सी घटना के बाद दोनों पक्ष दुश्मन बन गए और अपने शैक्षणिक वर्ष के अंत तक दोनों को बिना एहसास हुए ही प्यार हो गया। अब यह अप्रत्याशित था। नोआह वास्तव में एक रोमांटिक व्यक्ति है, ये सोचकर आदित्य को समझ नहीं आया कि क्या कहे। जब पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एड्रेनिया राजवंश के राजा के साथ बैठक की। चूंकि एड्रेनिया राजवंश मोती नदी के पास स्थित था जो सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा साम्राज्य कुछ दशकों से एड्रेनिया राजवंश के साथ गहरा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। पिता ने नूह और एड्रेनिया राजवंश की पहली राजकुमारी के बीच विवाह को दो राज्यों के बीच बंधन को गहरा करने के लिए एक सही अवसर के रूप में देखा। इसलिए अंत में हर कोई शादी से खुश था। बड़े भाई को उस महिला से शादी करने का मौका मिला जिससे वह प्यार करता था और इथरियल साम्राज्य एड्रेनिया राजवंश के साथ मजबूत संबंध बनाने और समुद्र तक सीधी पहुंच बनाने में कामयाब रहा, जिससे व्यापार पहले की तुलना में आसान और सस्ता हो गया। नूह के जीवन के बारे में बात करते हुए आदित्य, एलिसिया, सिल्वी और नोरा रोज हाई पहाड़ियों पर पहुंच गए। पिछली बार जब वे शहर से बाहर निकले थे तो पूरा शहर घिरा हुआ था और 1 मिलियन सैनिकों द्वारा पहरा दिया जा रहा था। अब सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लोगों, व्यापारियों, साहसी और व्यापारियों सभी को अपनी इच्छा के अनुसार शहर में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति थी। जब समूह दक्षिणी द्वार के पास पहुंचा तो दक्षिणी द्वार की सुरक्षा में तैनात सैनिकों ने तुरंत राजकुमारी को पहचान लिया। पहरेदारों ने भीड़ को रास्ते से हटा दिया ताकि इथरियल साम्राज्य की राजकुमारी और उसके दोस्तों को पहले प्रवेश करने दिया जा सके। एलिसिया ने किसी भी गार्ड या आम आदमी को अपना चेहरा देखने से पहले ही अपना चेहरा हरे रंग के घूंघट से ढक लिया था। केवल उसके करीबी लोगों को ही उसके दिव्य चेहरे को देखने की अनुमति थी। एक ऐसा चेहरा जो लाखों लोगों के दिलों को मोह सकता है। एक ऐसा चेहरा जो पुरुषों को दिन और रात को भूल जाने पर मजबूर कर देगा और उनकी आंखों में केवल प्रशंसा के भाव होंगे। एलिसिया को यह अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उसके चेहरे को देखे, यही वजह है कि वह अपना चेहरा दुनिया से छिपाना पसंद करती है। शहर में प्रवेश करने के बाद आदित्य एलिसिया की ओर झुका और उसके दाहिने कान में फुसफुसाया, तुम्हें पता है कि अगर तुमने कभी अपना चेहरा ढकने के लिए घूंघट नहीं पहना होता तो मुझे यकीन है कि अब तक अनगिनत पुरुष तुम्हारा पीछा कर चुके होते और तुमसे शादी करने की कोशिश कर चुके होते। पत्नी, मुझे पहले से ही किसी और के तुमसे शादी करने के विचार से जलन हो रही है। ये शब्द कहने के बाद आदित्य वहां से चला गया, लेकिन उसने जो किया उससे पहरेदार अचंभित रह गए। ऐसा लगता है कि राजकुमारी के प्रेमी होने की अफवाह सच है। ये पहली बार था जब उन्होंने राजकुमारी को किसी पुरुष को अपने इतने करीब आने की अनुमति देते देखा था। पहरेदारों और सभी को पता नहीं था कि जब आदित्य ने ये शब्द कहे तो उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हुईं। उसने जो किया उससे देवी की धड़कनें अगले स्तर तक बढ़ गईं। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, यहाँ तक कि उसके कान भी थोड़े लाल हो गए थे। पहले भले ही आदित्य उसे मजाक में अपनी पत्नी कह रहा था, एलिसिया को ये पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने अभी उसे अपनी पत्नी कहा तो एलिसिया को अजीब तरह की भावनाएं महसूस हुईं जिन्हें वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जब आदित्य एलिसिया, सिल्वी और नोरा के साथ फ्लर्ट कर रहा था तो दोनों को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, साथ ही गार्ड इधर उधर भाग रहे थे। सिल्वी ने एक गार्ड को रोका और पूछा, क्या कुछ हुआ है? गार्ड सिल्वी को व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड के नेता के रूप में पहचानने में विफल रहा, जो समझ में आता है क्योंकि इस युग में इंटरनेट नहीं था। हर किसी को व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड नेता का चेहरा व्यक्तिगत रूप से देखने का सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि सिल्वी एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थी, लगभग इथरियल साम्राज्य के भीतर एक सेलिब्रिटी की तरह। अमीर व्यापारियों और राजधानी में रहने वाले लोगों के अलावा बहुत से लोगों ने उसे नहीं देखा है। लोगों को ये भी नहीं पता कि गिल्ड नेता कैसा दिखता है। रोज परिवार की तीसरी बेटी अपने रेस्तरां में मृत पाई गई है। हमें संदेह है कि यह उसके निजी नौकर इवान ने किया है, लेकिन हम इवान को खोजने में असमर्थ हैं। अभी ड्यूक ने हमें पूरे शहर में इवान की तलाश करने का आदेश दिया है। आदित्य और एलिसिया दोनों ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कुछ दिन पहले ही वे दोनों रोज परिवार की तीसरी बेटी कायरा रोज से उसके अपने रेस्तरां में मिले थे। ये खबर उनके लिए बहुत चौंकाने वाली थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 198। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C198। रोज परिवार की तीसरी बेटी अपने रेस्तरां में मृत पाई गई है। हमें संदेह है कि यह उसके निजी नौकर इवान ने किया है, लेकिन हम इवान को खोजने में असमर्थ हैं। अभी ड्यूक ने हमें पूरे शहर में इवान की तलाश करने का आदेश दिया है। आदित्य और एलिसिया दोनों ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कुछ दिन पहले ही वे दोनों रोज परिवार की तीसरी बेटी कायरा रोज से उसके अपने रेस्तरां में मिले थे। ये खबर उनके लिए बहुत चौंकाने वाली थी।
आज सुबह कायरा अपने ही रेस्तरां में मृत पाई गई। कुछ ग्राहक जब उसके रेस्तरां में नाश्ता करने गए तो उन्हें उसका शव मिला। वह इस समय कहाँ है? एलिसिया ने पूछा। 1 घंटे में उसका शव कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। रोज परिवार का मुखिया अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी था। वह बहुत गुस्से में भी था। आदित्य बता सकता है कि कायरा के पिता ने इसे अंदर ही अंदर दबा रखा था। वह इवान को खोजने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पूरे शहर में तलाश करने के बाद भी कोई भी इवान को नहीं ढूंढ पाया। नतीजतन सभी को यह विश्वास होने लगा कि इवान पहले ही शहर छोड़ चुका है। उसी समय हालांकि शाही महल में घुसकर खजाने में घुसने वाले एक समूह की खबर को आम जनता और साम्राज्य के रईसों ने दबा दिया था, लेकिन ये खबर आदित्य, एलिसिया, सिल्वी और नोरा के कानों तक पहुंचने में कामयाब रही। नतीजतन सभी ने राजधानी वापस जाने का फैसला किया। कायरा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की योजना को त्याग दिया गया। ऐसा नहीं था कि एलिसिया कायरा के बहुत करीब थी या कुछ और। कायरा एलिसिया की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और वह उसे अपना आदर्श मानती थी। एलिसिया उसकी अचानक मौत से दुखी थी। राजधानी में बाकी दिन बहुत ही अस्त व्यस्त रहा। आदित्य, जो पहले से ही सभी चोटों और कई बड़ी लड़ाइयों से बहुत थक चुका था और अपने विशाल मानस भंडार को समाप्त करने के बाद अब अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता था, अपने शरीर को धोने की भी जहमत उठाए बिना वह शाही महल के अतिथि शयन कक्षों में से एक में घुस गया और सो गया। सौभाग्य से ये जानने के बाद कि आदित्य सो गया है, एलिसिया ने नौकरों को उसे परेशान न करने का आदेश दिया। देवी फिर घर लौट आई, जहां उन्हें अभियान दल के साथ जाने के लिए डांटा गया। बेचारी देवी को न केवल अपनी मां ने बल्कि उसकी दूसरी सौतेली माताओं ने भी डांटा और उसकी दादी ने भी उसे डांटा। डांट फटकार का दौर खत्म होने के बाद उन्होंने एलिसिया से पूछा कि स्वर्गीय हेमलॉक जंगल में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ। एलिसिया ने वह सब कुछ बताया जो उसने और दूसरों ने झेला था। सब कुछ बताने के बाद शाम के अंत में शाही महल में लौटने और आदित्य की जांच करने के बाद देवी ने एक निश्चित व्यक्ति से संपर्क करने का फैसला किया जो इस स्थिति में उसकी मदद कर सके। इस बीच नूह और रोनी घर वापस नहीं लौटे। पिता और पुत्र दोनों काम में व्यस्त थे। नूह और एक जांच दल अपराधी के बारे में और सुराग खोजने के लिए राजधानी के चारों ओर घूमे। रोनी ने नूह को ब्लैक टूम लीग के बारे में कुछ भी बताने से परहेज किया। वह पूरे परिवार के साथ होने पर सब कुछ बताने की योजना बना रहा था। रोनी प्रशासन के काम में व्यस्त हो गया। उसने इस लड़ाई में मारे गए सैनिकों के नाम सूचीबद्ध किए और प्रत्येक मृत सैनिक के परिवार को 10 शाही सोने के सिक्के देने का फैसला किया। साथ ही रोज परिवार की तीसरी बेटी की उसके अपने नौकर द्वारा हत्या का मामला रोनी को एक और सिरदर्द दे रहा था, क्योंकि ड्यूक रोनी से उसकी मदद करने की विनती कर रहा था। रोनी ने ब्लैकवुड शहर को फिर से बनाने का भी फैसला किया। वह जानता था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद लोग अब ब्लैकवुड शहर में रहने से डरेंगे। यही कारण है कि उसने व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड के साथ मिलकर लोगों के मन को बदलने के लिए कई अभियान शुरू करने का फैसला किया और उन्हें बताया कि इस तरह की घटना फिर कभी नहीं होगी। इसके अलावा अब चूंकि पूरा स्वर्गीय हेमलॉक जंगल खाली था, किसी भी जादुई जानवर या पशु के बिना चिंता की कोई बात नहीं थी। सिल्वी व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड में वापस आ गई। उसे अपनी डेस्क पर बैठे और काम करते हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं। ब्लैकवुड शहर के नष्ट हो जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग रोज हाई हिल्स शहर में चले गए। एलिसिया ने सिल्वी से कहा था कि वह गिल्ड को नुकसान पहुंचाए बिना इन लोगों की यथासंभव मदद करे। सिल्वी ने बिना कोई लाभ कमाए सस्ते भोजन और कपड़े बेचने का फैसला किया। व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड ने इन बचे हुए लोगों को आवास प्रदान करने के लिए इथरियल साम्राज्य के साथ भी सहयोग किया। नोरा और बड़े रोनन के पास करने के लिए और कुछ नहीं था। जबकि नोरा एक सक्कुबस होने के नाते राजधानी के लाल जिले के क्षेत्र में चली गई, रोनन घर के अंदर चला गया। वह केवल तभी बाहर आता जब इथरियल साम्राज्य को संरक्षक की आवश्यकता होती। अभी के लिए वह चुपचाप सब कुछ देखने और देखने जा रहा था। रोनन और नोरा ने कभी भी राजनीतिक मामलों में हिस्सा नहीं लिया। टेट के विपरीत, जो नियमित रूप से रोनी को सलाह देता था, रोनन और नोरा को ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। आदित्य की बात करें तो ड्रैगन सम्राट दोपहर में देर से उठने से पहले पूरे दिन सोता रहा। आदित्य ने पर्दे हटा दिए और सूरज की रोशनी को बेडरूम में आने दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे दिन सोता रहा हूँ। आदित्य ने जैकेट के नीचे पहनी हुई लंबी गहरे भूरे रंग की जैकेट और काले रंग की पूरी आस्तीन वाली टी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। जैकेट कई जगहों से फटी हुई थी। वेस्टर्निया महाद्वीप का फैशन उद्योग अन्य महाद्वीपों के फैशन उद्योग की तुलना में बहुत अलग था। सफ़ेद तौलिया लेकर बाथरूम में प्रवेश करने से पहले आदित्य आईने में अपना चेहरा देखने के लिए रुका। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं बदला था, सिवाय उसकी दाहिनी आंख के ऊपर नए और स्थायी 3 इंच लंबे निशान के। क्या मुझे अपनी दाहिनी आंख को अपने बालों से ढकना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने अपने निशान को न छिपाने का फैसला किया। हालांकि अब उसका चेहरा खराब हो चुका था, लेकिन बालों से अपनी दाहिनी आंख को छिपाने से वह और भी डरावना और भयावह दिखाई देगा। वॉशरूम में आदित्य ने अपना शरीर और अपने लंबे गहरे नीले बाल साफ करने में समय लगाया। स्वर्गीय हेमलॉक वन में आदित्य को अपना शरीर साफ करने का समय नहीं मिला। उसका अपना खून जो गंदगी में मिल गया था और उसकी त्वचा और बालों पर सूख गया था। 30 मिनट के आरामदायक स्नान के बाद आदित्य बाहर निकला और नए कपड़े पहने।
इस बार आदित्य ने सफ़ेद फुल स्लीव वाली टी शर्ट और गहरे रंग की चमड़े की लंबी जैकेट पहनी थी। आदित्य अपने कमरे से बाहर निकला और पाया कि एक नौकरानी फूलों का बेस साफ कर रही थी। माफ़ करें, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, सर? नौकरानी के लंबे काले बाल थे। उसका चेहरा सुंदर था। उसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात उसकी साधना थी। ये नौकरानी एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी की साधक थी। जब स्टारिन साम्राज्य केवल द्वितीय श्रेणी का राज्य था, तब भी एक शुरुआती द्वितीय श्रेणी का साधक होना एक बड़ी बात हुआ करती थी। ये केवल द्वितीय श्रेणी के राज्य और 5वीं श्रेणी के राज्य के बीच का अंतर दिखाता है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना बना सकते हो? आदित्य ने लगभग 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अपना मान पूरी तरह से खत्म कर लेने के बाद ड्रैगन किंग को अब भूख लग रही थी। आप क्या खाना पसंद करेंगे, सर? कुछ भी ठीक है, लेकिन मुझे चिकन ज़्यादा पसंद है। ठीक है। आदित्य फिर बेडरूम में वापस आ गया, जबकि नौकरानी मुख्य रसोइये को आदित्य के लिए खाना बनाने के लिए कहने चली गई। अपने कमरे में वापस आकर आदित्य ने दरवाज़ा बंद किया और फिर म्यूटेंट अग्नि चींटी रानी की डायरी निकाली। चलो देखते हैं कि उत्परिवर्ती अग्नि चींटी रानी ने इस डायरी में क्या लिखा है। जैसे ही आदित्य डायरी खोलकर पढ़ने वाला था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दस्तक दस्तक। आदित्य, क्या तुम जाग रहे हो? यह एलिसिया थी। आदित्य ने डायरी को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और फिर दरवाज़ा खोला। क्लिक करें। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम कब जागे? आदित्य के कुछ पूछने से पहले ही एलिसिया ने पूछा। मैं कुछ देर पहले उठा हूँ। हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ कैसे संभाला जा रहा है? आदित्य जानता था कि इस युद्ध के बाद सदमे की लहरें उठेंगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दूसरे साम्राज्य चुपचाप बैठे रहें जब वेस्टर्निया का सबसे मजबूत साम्राज्य एक शुरुआती 5वें क्रम के बुजुर्ग और 94 कुलीन सैनिकों को खो चुका हो। अगर पूरे इथरियल साम्राज्य पर कब्जा करने का कोई अवसर था, तो वह अवसर अभी था। चिंता मत करो, पिता और बड़े भाई सब कुछ संभाल रहे हैं। इसके अलावा व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड का दूसरे साम्राज्यों पर बहुत प्रभाव है। भले ही पड़ोसी साम्राज्य हम पर हमला करने का फैसला करें या हमारे साम्राज्य पर हमला करने के बारे में सोचें, व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड अपने प्रभाव का इस्तेमाल इथरियल साम्राज्य के लिए समय खरीदने के लिए करेगा। मैं सिल्वी से पड़ोसी साम्राज्यों में विद्रोह शुरू करने के लिए कहूंगा, जिससे दुश्मन साम्राज्य का ध्यान भटक जाए और हमें संभलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। जबकि अधिकांश राजा और सम्राट ये समझने में विफल रहते हैं कि सॉफ्ट पावर क्या है, एलिसिया एक ऐसी व्यक्ति थी जो सॉफ्ट पावर का उपयोग करना अच्छी तरह से समझती थी और जानती थी। भले ही वह किसी साम्राज्य की राजा नहीं थी, लेकिन उसके पास युद्ध शुरू करने या युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त प्रभाव था। उसे छोड़कर मैंने दूसरे महाद्वीप से किसी को खरीदा है। ये व्यक्ति तुम्हारी दाहिनी आंख ठीक कर देगा। मेरे साथ आओ। उत्साहित होकर एलिसिया ने आदित्य का दाहिना हाथ पकड़ लिया और चलने लगी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 199। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C199 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे छोड़कर मैंने दूसरे महाद्वीप से किसी को खरीदा है। ये व्यक्ति तुम्हारी दाहिनी आंख ठीक कर देगा। मेरे साथ आओ। उत्साहित होकर एलिसिया ने आदित्य का दाहिना हाथ पकड़ा और चलने लगी। आदित्य ने शाही महल का एक खास निजी हिस्सा खरीदा था। शाही महल का यह हिस्सा सिर्फ शाही परिवार तक ही सीमित था। यहाँ प्रधानमंत्री को भी आने की अनुमति नहीं है। निजी क्षेत्र में 6 बेडरूम, एक रसोई, एक लिविंग रूम और 2 बाथरूम थे। लिविंग रूम में एक जवान औरत सोफे पर बैठी थी। सोफे के पीछे एक जवान और खूबसूरत नौकरानी अंगरक्षक की तरह खड़ी थी। क्लिक करें। ज्यादा हैरान मत होइए। जैसे ही आदित्य और एलिसिया अंदर आए, नौकरानी और सोफे पर बैठी युवती दोनों ने अपना सिर उठाया और आदित्य और एलिसिया की तरफ देखा। दोनों की नज़रें खास तौर पर आदित्य की तरफ खींची हुई थीं। सोफे पर बैठी महिला को आदित्य की दाहिनी आंख पर निशान देखकर दिल में दर्द होने लगा। आदित्य भी सोफे पर बैठी उस खूबसूरत महिला को देखे बिना नहीं रह सका। किसी कारण से यह महिला आदित्य को अजीब तरह से जानी पहचानी सी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य इस महिला से कई साल पहले मिला था। उसकी याददाश्त में एक छोटी लड़की की छवि उभर रही थी, लेकिन किसी कारण से उस लड़की का चेहरा उसकी याददाश्त में धुंधला हो गया था। आदित्य के सामने बैठी महिला के बाल बहुत ही आकर्षक चांदी जैसे थे। उसने पूरी आस्तीन वाली हल्के नारंगी रंग की पोशाक पहन रखी थी जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। उसके कूल्हों के दोनों तरफ उसकी हल्के नारंगी रंग की पोशाक से जुड़ी 2-5 इंच लंबी क्रॉस के आकार की सुनहरी वस्तुएं थीं। उसके वक्ष के ठीक नीचे एक और बड़ा सुनहरा क्रॉस था जो लगभग 10 इंच लंबा था। उसने अपना सिर हुड से ढका हुआ था। वह गोरी त्वचा वाली थी और उसकी पुतलियां बैंगनी रंग की थीं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। उसके पतले गुलाबी लाल होंठ थे।
उसके सुंदर और अनोखे चांदी के बाल उसके दोनों कानों को ढंक रहे थे और उसकी छाती तक पहुंच रहे थे। आदित्य के सामने खड़ी महिला इतनी खूबसूरत थी कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसकी खूबसूरती से मुकाबला करने वाली केवल एलिसिया, जूलिया और एम्बर ही थीं, जो आदित्य की 7 सेनापतियों में से एक थी। वह लगभग 5 फीट 8 इंच की थी। उसके स्तन औसत आकार के थे और उसकी पीठ गोल और मोटी थी। भले ही उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसका पापी शरीर पुरुषों को लुभाने के लिए बनाया गया था। उसके फिगर को देखकर ही कोई उसके बारे में शरारती विचार करने से खुद को रोक नहीं पाता। वह अपने कर्व्स को छिपा नहीं पाती थी, भले ही उसकी ड्रेस उसके पूरे शरीर को ढक लेती थी। अगले कुछ मिनटों तक आदित्य उसे देखता ही रह गया। ये देखकर कि आदित्य हतप्रभ दिख रहा है, सोफे के पीछे खड़ी नौकरानी हल्की खांसी। आदित्य अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया। वह कौन है? जब आदित्य ने एलिसिया से इस अलौकिक सुंदर चांदी के बालों वाली महिला की पहचान के बारे में पूछा, तो आदित्य के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे लगा कि उसका चेहरा एक नर्म तकिए में दब गया है। उसी समय वह लवेंडर फूल की खुशबू का आनंद लेने में सक्षम था, जो एक नाजुक, मीठी गंध है जो एक ही समय में पुष्प, हर्बल और सदाबहार वुडी है। पति, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको पता भी नहीं है कि मैं कब से आपसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के चारों ओर 2 मजबूत बाहें उसे कसकर पकड़ रही हैं। इससे पहले कि आदित्य सब कुछ समझ पाता या अपने चेहरे को उस महिला के स्तन में दबाए जाने की अनुभूति का आनंद ले पाता, किसी ने उसे बाहर खींच लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, ऐसा करना बंद करो। एलिसिया ने रिया को घूरते हुए आदित्य को बाहर निकाला। उसे अचानक लगने लगा था कि उसने रिया को यहाँ लाकर गलती की है। एलिसिया, तुम इतनी बुरी क्यों हो रही हो? मैं बस अपने पति को गले लगाना चाहती हूँ। मैं उनसे बहुत समय से अलग हूँ। चांदी के बालों वाली नन, जिसका नाम रिया था, ने मुंह बनाया। मेरी मालकिन, मुझे लगता है कि आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। सोफे के पीछे बैठी नौकरानी ने रिया को उसकी पहचान याद दिलाने की कोशिश की। मैं बस अपने पति को गले लगा रही हूँ। मुझे उनकी पत्नी के रूप में उन्हें गले लगाने का पूरा अधिकार है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अचानक एलिसिया और नौकरानी दोनों एक कदम पीछे हट गईं, क्योंकि रिया के शब्द धमकी में बदल गए। उसने एलिसिया और उसकी नौकरानी दोनों को यह समझाने के लिए अपनी हत्या की मंशा भी जाहिर की कि कोई भी उसके रास्ते में नहीं आने वाला है। कोई भी उसे अपने पति को गले लगाने से नहीं रोक सकता। आदित्य को भी हत्या का इरादा महसूस हुआ, लेकिन अजीब बात यह है कि हत्या के इरादे ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया या उस पर दबाव नहीं डाला। ऐसा लग रहा था जैसे रिया आदित्य की रक्षा कर रही थी। अगले ही पल रिया के चेहरे पर ठंड और धमकी का भाव गायब हो गया और वह आदित्य की ओर देखने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आदित्य को फिर से गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। लेकिन इस बार आदित्य ने उसे रोक दिया। रुकना, मेरे पति मुझे क्यों रोक रहे हैं? रिया के चेहरे पर भाव एक बच्चे की तरह अति प्रसन्न और उत्साहित से बदलकर एक ऐसे बच्चे की तरह हो गया जिसे उसके माता पिता ने त्याग दिया है। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। उसके उदास चेहरे को देखकर आदित्य को उसे गले लगाने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। सांस, क्या आप पहले अपना परिचय दे सकते हैं? आदित्य को यह भी नहीं पता था कि यह महिला कौन है, लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि यह महिला आदित्य को अपना पति कह रही थी, उसने अनुमान लगाया कि यह महिला 7 देवियों में से एक और आदित्य की पत्नियों में से एक थी। आदित्य की बात सुनकर रिया के चेहरे पर फिर से भाव बदल गए। अब वह बहुत खुश लग रही थी। पति जी, मुझे लगा कि आप मुझे याद रखेंगे। मेरा नाम रिया टॉमब्रुक है। क्या ये नाम आपके दिमाग में कुछ खास जगह बनाता है? जैसे ही आदित्य ने उसका नाम सुना, वह चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसका नाम सुनते ही उसका सारा भ्रम दूर हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया वही लड़की है जो आदित्य के साथ खेलती थी जब वे दोनों बहुत छोटे थे। रिया आदित्य से 5 साल बड़ी है। वह एक रॉयल एल्फ और एक एल्वेन राजकुमारी है। जब आदित्य लगभग 5 या 6 साल का था, तो उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो अपने जन्म के बाद से ही मुख्य महाद्वीप में रह रही थी। भले ही रिया का शाही परिवार और उसका साम्राज्य सेलेस्टियल टेरन महाद्वीप से संबंधित था, लेकिन वह और उसका शाही परिवार मुख्य महाद्वीप पर रहता था। शादी की घोषणा के बाद रिया नियमित रूप से आदित्य के साथ खेलने आती थी। आदित्य की यादों में अतीत की रिया एक टॉमबॉय हुआ करती थी। उसके छोटे चांदी जैसे बाल हुआ करते थे और वह पुरुषों के कपड़े पहनती थी। कुछ कानूनों के कारण 5वें क्रम से नीचे का कोई भी व्यक्ति मुख्य महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि वह कानून मुख्य महाद्वीप पर पैदा हुए लोगों पर लागू नहीं होता। रिया मुख्य महाद्वीप पर पैदा हुई थी, इसलिए उस पर भी यह कानून लागू नहीं हुआ। यही बात आदित्य पर भी लागू होती है। शादी की घोषणा के 2 साल बाद रिया और उसके शाही परिवार ने मुख्य महाद्वीप छोड़ दिया। उसका परिवार और वह अपने स्वयं के साम्राज्य में रहने के लिए वापस चले गए, जो सेलेस्टियल टेरन में स्थित था। उसके जाने के बाद आदित्य ने रिया को फिर कभी नहीं देखा। 1 दशक से ज्यादा समय तक रिया को न देखने के बाद वह बहुत बदल गई थी। अब वह पूरी धरती की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बन गई थी। रिया साधना में एक प्रतिभाशाली है।
जब आदित्य एक क्रम पर अटका हुआ था 10 साल की उम्र में, रिया ने 2 क्रम को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, जो कि कुछ ऐसा था जिसे ड्रैगन किंग, जो आदित्य का पिता था, भी पूरा नहीं कर सका। अभी रिया की साधना इतनी अधिक थी कि आदित्य को उसकी साधना का एहसास भी नहीं हो पा रहा था। उसे यकीन नहीं है कि रिया की साधना 5वें क्रम के शिखर पर है या उससे ऊपर। आदित्य के हैरान चेहरे को देखकर रिया मुस्कुराए और उसे पता चल गया कि उसके पति को उसकी याद आ रही है। उसने एक कदम आगे बढ़कर आदित्य को फिर से गले लगा लिया। इस बार उसने अपनी बाहें आदित्य की पीठ पर लपेट लीं और अपना चेहरा उसके दाहिने कंधे पर टिका दिया। पति, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया है। 5 मीटर दूर खड़ी रिया को आदित्य को गले लगाते देख एलिसिया खुद को थोड़ा गुस्सा महसूस करने से नहीं रोक पाए। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि इथरियल साम्राज्य की राजकुमारी को जलन हो रही है। अनजाने में जब आदित्य ने उसे इतनी बार बचाया था तो उसके मन में भी आदित्य के लिए कुछ विकसित होने लगा था। रिया की निजी नौकरानी के लिए युवा नौकरानी ईर्ष्या में अपने दांत पीस रही थी। उसने हमेशा पुरुषों को अपनी मालकिन से दूर रखा था, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसकी मालकिन एक आदमी को गले लगा रही है और उसे पति भी कह रही है, तो नौकरानी को गुस्सा आ गया। अगर उसकी मालकिन ने उसे मारने की धमकी नहीं दी होती तो रिया की नौकरानी पहले ही आदित्य पर हमला कर चुकी होती। रिया को आदित्य को गले लगाते देख एलिसिया से रहा नहीं गया। अरे रिया, मुझे लगता है कि तुम यहाँ आने का कारण भूल गई हो। ये शब्द कहते हुए एलिसिया ने आदित्य की हथेली पकड़ी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और आदित्य को अपनी ओर खींच लिया। और तुम्हें उसे गले लगाने की अनुमति नहीं है। प्रकृति की देवी को यह अच्छा नहीं लगा कि किसी ने उसके पति के साथ समय बिताने में बाधा डाली। रिया ने अपनी बाहें छाती के नीचे दबा लीं और एलिसिया को ठंडी निगाहों से घूरा। मुझे अपने पति को गले लगाने की अनुमति क्यों नहीं है? वह वही आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं लगभग 14 सालों से उससे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। आदित्य मेरा है। ये कहते हुए प्रकृति की देवी ने आदित्य की बाईं हथेली पकड़ ली। नहीं, तुम उसे नहीं पा सकती। आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही एलिसिया ने ये शब्द कहे, उसे एहसास हुआ कि उसने उस पल की गर्मी में क्या कह दिया था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। सौभाग्य से उसने जो घूंघट पहना था उससे उसका शर्मीला चेहरा छिप गया। ओह, मेरे प्यारे की अब एक गर्लफ्रेंड है। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने देखा कि रिया उसे ठंडी निगाहों से देख रही है। वह बहुत ज्यादा अधिकार जताती है। अधिकार जताने से आदित्य को एक एनीमे याद आ गया, जिसमें नायिका मुख्य पात्र और मुख्य पात्र के साथ सोई लड़की को मार देती है। कृपया मुझे यह मत बताइए कि वह भी एंडेरे है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अध्याय का वैकल्पिक शीर्षक यंडेरे पत्नी। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 200। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C200। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, तुम उसे नहीं पा सकती। आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही एलिसिया ने ये शब्द कहे, उसे एहसास हुआ कि उसने उस पल की गर्मी में क्या कह दिया था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। सौभाग्य से उसने जो घूंघट पहना था उससे उसका शर्मीला चेहरा छिप गया। ओह, मेरे प्यारे की अब एक गर्लफ्रेंड है। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने देखा कि रिया उसे ठंडी निगाहों से देख रही है। ड्रैगन सम्राट ने कई क्रूर और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया था। सबसे क्रूर दुश्मन के सामने भी आदित्य के दिल में कभी डर नहीं लगा, लेकिन अभी रिया के सामने आदित्य गहरे डर से कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। उसके चेहरे पर ठंडी नज़र बहुत डरावनी है। प्रिय, मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे एक गहरी बातचीत करनी चाहिए। आदित्य ने घबराकर एक कदम पीछे लिया। आदित्य हमेशा सोचता था कि यंडेरे की गर्लफ्रेंड या पत्नी होना बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अब उसने अपना विचार बदल दिया था। आदित्य को हमेशा यंडेरे की गर्लफ्रेंड या पत्नी की कहानियां पढ़ना पसंद था। यंडेरे की पत्नी होना एक बुरे सपने के अलावा कुछ नहीं है। आदित्य जानता था कि अगर वह इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो चीजें उसके हाथ से निकल सकती हैं। यंडेरे पत्नी होना दोधारी तलवार की तरह है। यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह आपकी रक्षा भी कर सकती है। रिया, मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा है। एलिसिया और मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं हैं। हम असल में पति और पत्नी हैं। एलिसिया ने बाकी वाक्य पूरा किया। औरत, तुम तो बस मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही हो। आदित्य इस समय रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। रिया के सामने खड़े होकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत की देवी के सामने खड़ा हो। उसकी ठंडी आंखों को देखते ही उसका शरीर कांप उठा। रिया ने एलिसिया को ठंडे मन से देखा। एलिसिया ने भी रिया को घूर कर देखा। आदित्य को लगा जैसे दोनों की आंखों में कोई बिजली चमक रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को घूरने की होड़ में लगे हों। प्रियतम, कब से तुम्हारे पति हो गए? आदित्य तो सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है। इस बीच आदित्य धीरे से कुछ कदम पीछे हट गया।
बेहतर होगा कि वह इस मामले में न पड़े। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वन स्पिन कैन चेंज योर लाइफ ऑन फन 88। वन स्पिन कैन चेंज योर लाइफ ऑन फन 88। स्टार्ट योर विनिंग स्ट्रीक ऑन फन 88 टुडे। फन 88। जब से अनुबंध हुआ है, तकनीकी रूप से तुम और मैं दोनों ही आदित्य की पत्नियां हैं। आदित्य पर मेरे भी उतने ही अधिकार हैं जितने तुम्हारे। तुम आदित्य को मुझसे छीन नहीं सकती। अंदर ही अंदर एलिसिया को पता नहीं था कि वह उस पल की गर्मी में क्या कह रही थी, लेकिन आदित्य को उससे दूर ले जाने के विचार ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। पत्नी, तुम कहती हो। रिया ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। न तो आदित्य और न ही रिया की नौकरानी समझ पाई कि उस मुस्कान का क्या मतलब है। यहाँ तक कि एलिसिया भी रिया की मुस्कान देखकर असहज महसूस करने लगी। रिया ने बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसा उसने उससे अपेक्षा की थी। रिया की नज़रों में आने से एलिसिया को आखिरकार लगने लगा कि उसे ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। ये वही थी जिसने पहले आदित्य के साथ किसी भी रिश्ते से इनकार किया था। जब भी आदित्य ने मजाक में एलिसिया को पत्नी कहा, एलिसिया ने आदित्य के साथ किसी भी रिश्ते से इनकार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दिखाई। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी थीं। आदित्य के लिए एलिसिया की भावनाएं बदल चुकी थीं। पहले वह सिर्फ आदित्य का इस्तेमाल करके अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसके दिल में आदित्य के साथ रहने की चाहत पैदा हो गई थी। एलिसिया को नहीं पता कि उसके दिल में ये बदलाव कब हुआ, लेकिन वह जानती थी कि यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। अनजाने में ही आदित्य ने धीरे धीरे उसके दिल में अपना नाम गहरा कर लिया। इससे पहले इथरियल साम्राज्य की राजकुमारी आदित्य या किसी भी पुरुष के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क से बचती थी। एलिसिया छोटी उम्र से ही बहुत संवेदनशील थी। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे पुरुष उसका चेहरा देखें या उसे वासना भरी नज़रों से देखें। उसे यह पसंद नहीं था कि कोई पुरुष उसके शरीर के किसी भी हिस्से को छुए। यहाँ तक कि पुरुषों से हाथ मिलाना भी उसे असहज लगता था। लेकिन आदित्य के साथ यह असहजता बहुत पहले ही गायब हो गई थी। राजकुमारी इतनी सहज हो गई थी कि वह लंबे समय तक उसकी बाहों में रह सकती थी। अगर कोई पूछे कि एलिसिया ने आदित्य के साथ कब खुलना शुरू किया, तो वह भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर यही सवाल आदित्य से पूछा जाए तो वह कहेगा कि जब वे 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए ब्लैकवुड शहर गए थे। उस रात पहली बार राजकुमारी, जिसे धन की देवी भी कहा जाता है, किसी पुरुष द्वारा ले जाया गया था। आदित्य की बाहों में रहने से एलिसिया को सुरक्षा का एहसास हुआ। वह उसकी बाहों में रहने से गर्म, आरामदायक, संरक्षित और तनाव मुक्त महसूस करती थी। उसकी बाहों में रहने से एलिसिया को अनजाने में यह विश्वास हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य उसकी रक्षा करने में सक्षम होगा। आदित्य ने एलिसिया के दिल पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी जब उसने उसे चोट लगने से बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। उस गर्दन के पल में जब एशले ने आदित्य पर एक गुप्त हमला किया था, तो उसने उसे बचाने के लिए अपनी दाहिनी आंख और अपने शरीर का बलिदान दिया था। अगर उसने उसकी रक्षा नहीं की होती तो एलिसिया मर जाती और आदित्य गंभीर रूप से घायल नहीं होता। रिया ने बहुत देर तक एलिसिया को देखा। लगभग 10 मिनट तक चुपचाप घूरने के बाद रिया ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य गंभीर दिख रहा था। उसकी लाल पुतलियां रिया को एलिसिया को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाने के लिए कह रही थीं। आदित्य पहले ही इस तथ्य को नज़रअंदाज कर चुका है कि रिया ने एलिसिया को धक्का देने के लिए अपनी हत्या की मंशा का इस्तेमाल किया था। अगर रिया एलिसिया को कुछ नुकसान पहुंचाती है या एलिसिया को धमकी देती है तो उसे कार्रवाई करनी होगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फन 88 पर एक स्पिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। फन 88 पर एक स्पिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। YOLO247.co। इसके अलावा रिया ने कभी भी एलिसिया को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। एलिसिया और वह दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। साथ ही रिया ने इस बात को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था कि आदित्य की 6 और पत्नियां होंगी, भले ही उसे यह पसंद न हो। इतने सालों में आदित्य से दूर रहने के कारण रिया ने इस बात को स्वीकार करना सीख लिया था। आदित्य, मैं चाहती हूं कि तुम एक दिन मेरे घर आओ। क्या तुम सेलेस्टियल टेरन आओगे? रिया ने सुना था कि आदित्य जूलिया के माता पिता से मिलने गया था और उसने उसके माता पिता की मंजूरी भी ले ली थी। अब वह एलिसिया के माता पिता से मिलने यहाँ आया था। भले ही एलिसिया और आदित्य सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन वह दोनों की एक दूसरे के लिए भावनाओं को जानती थी। इसके बाद रिया चाहती थी कि आदित्य सेलेस्टियल टेरन आए और उसके माता पिता से भी मिले, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने सीधे तौर पर पूछा तो आदित्य उसके माता पिता से मिलने के लिए राजी नहीं होगा। आखिर रिया को यह बात अच्छी तरह पता थी कि आदित्य के मन में उसके लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है। मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल में उतर जाऊंगी। प्रकृति की देवी ने निकट भविष्य में आदित्य के साथ अधिक समय बिताने का मन बना लिया। आदित्य को राहत मिली कि रिया एलिसिया के प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखा रही थी। थोड़ा सोचने के बाद आदित्य ने सेलेस्टियल टेरन जाने का फैसला किया। उसका सपना था कि वह इस दुनिया के हर एक महाद्वीप पर जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार करे।
जैसे जैसे आदित्य ने सिस्टम से अधिक शक्ति प्राप्त की, वह अधिक लालची भी होता गया। जब आदित्य दूसरे महाद्वीपों से भूमि पर विजय प्राप्त करना जारी रख सकता है तो क्यों रुकना। ठीक है, मैं कुछ महीनों के बाद सेलेस्टियल टेरन जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरे पास 1 या 2 महीने में बीस्ट कॉन्टिनेंट जाने की कुछ योजनाएं हैं। जब आप वहां जाएंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको हमारे महान साम्राज्य का दौरा कराऊंगा। इस बीच एलिसिया किसी तरह शांत हो गई थी। वह खुद को इस तरह अपना संयम खोने के लिए कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। आज से पहले एलिसिया कभी भी इतनी उत्तेजित नहीं हुई थी। आदित्य को उससे दूर ले जाने के विचार ने उसे घबराहट और बेचैनी का एहसास कराया। उस पल की गर्मी में उसने ऐसी बातें कह दी जो बहुत शर्मनाक थीं। मैंने अभी अभी आदित्य के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। धिक्कार है। रिया से बहादुरी से कही गई बातों को याद करके धन की देवी और भी शर्मिंदा महसूस करने लगी। रिया वापस सोफे पर बैठ गई। आदित्य, कृपया यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी दाहिनी आंख देखने दो। आदित्य रिया के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। आदित्य ने रिया से उचित दूरी बनाए रखी। रिया ये देखकर मुस्कुराए। इस बीच रिया की नौकरानी जो पीछे खड़ी थी आदित्य को घूर रही थी, जैसे कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रही हो। अगर संभव होता तो वह पहले ही आदित्य को मौत के घाट उतार देती। रिया ने बस दूरी कम कर दी और दोनों की जांघें एक दूसरे से सट गईं। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी कोमल उंगलियां उसकी दाहिनी आंख को छू रही हैं। इतनी नज़दीकी में आदित्य असहज महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखना चाहिए। बहुत दर्द हुआ होगा। उसकी हल्की बैंगनी पुतलियों को देखकर आदित्य को लगा कि रिया उसका कितना ख्याल रखती है। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं, ऐसी भावनाएं जिन्हें सरल शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। उसकी बैंगनी पुतलियों को देखते हुए आदित्य उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक होने और ठीक होने में फ़र्क है। हालांकि तुम्हारी आंख ठीक हो गई है, लेकिन इससे तुम्हारी दृष्टि वापस नहीं आ पाई। लेकिन चिंता मत करो डार्लिंग, मैं ठीक हो जाऊंगा और तुम्हारी दृष्टि वापस लाऊंगा। रिया की कोमल और गर्म उंगलियों में एक हरे रंग की आभा छा गई। अचानक उसका स्पर्श और भी सहज हो गया। आदित्य को नींद आने लगी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां सहजता से उसकी दाहिनी आंख पर घूमी और धीरे धीरे आदित्य अपनी पलकें हिलाने में सक्षम हो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वन स्पिन कैन चेंज योर लाइफ ऑन फन 88। वन स्पिन कैन चेंज योर लाइफ ऑन फन 88। स्टार्ट योर विनिंग स्ट्रीक ऑन फन 88 टुडे। फन 88। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।